हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये सब हमारा चल रहा था डिस्कशन। तो अब हम इस जगह पे पहुंच गए, मतलब लेक्चर नंबर 10 पार्ट नंबर 11, कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर पॉइंट। जब भी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ते हैं तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सिंगुलर पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ सिंगुलरिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर को पसंद है, इस पे बेस वो क्वेश्चन जरूर करते हैं। और इस पे बेस जो क्वेश्चन वो करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा गुड आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्यों इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक जब भी हम कोई डील करते हैं तो इस बात का मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि आईआईटी के प्रोफेसर का एंगल क्या है, आईआईटी के प्रोफेसर किस एंगल से इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछते हैं, और उस तरीके से मैं उसका इंपॉर्टेंस बनाए रखता हूं अपने आप के लिए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज लेता हूं। तो ठीक है, देखना आप, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर पॉइंट, ये टर्मोलॉजी आप कभी ना कभी सुने होंगे और नहीं भी सुने होंगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंगुलरिटी होता क्या है? हम बोलते हैं कि सिंगुलरिटी वो पॉइंट है जिसपे एक फंक्शन एब्जेक्ट जो होता है वो फेल होता है एनालिटिक होना। इसका मतलब है कि अगर हम बोल रहे हैं किसी को, अगर एनालिटिक फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो फंक्शन जिस पॉइंट पे एफ ऑफ जेड जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो फेल होगा एनालिटिक होना, उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं या सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है सर, एनालिटिक जिस पॉइंट पे नहीं होगा, जिस पॉइंट पे वो फेल होगा एनालिटिक होना कोई भी फंक्शन, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, हम बोल रहे हैं जेड इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब है जेड इक्वल टू जीरो इज सिंगुलर पॉइंट है। देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, अब एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z अगर आपके पास है, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ आपके पास कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, 1/z है, ये अगर मैं इसका पोल जीरो डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, एक जेड प्लेन बना देता हूं मैं, ये रियल वैल्यू ऑफ जेड है, ये एक्स, ये आयोटा, इमेजनरी वैल्यू ऑफ जेड, इमेजनरी वैल्यू ऑफ जेड, दैट मीन्स वाई, तो आयोटा वाई, एक्स है आपके पास, या आयोटा वाई, सिर्फ एक्स और आई वाई भी लिख सकते हैं, इज द जेड प्लेन, ये आपके पास जेड प्लेन है। इसलिए जब भी आप जेड प्लेन बनाते हो, इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यस कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन ही होगा। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब मैं बोल रहा हूँ कि जेड इक्वल टू आपके पास जीरो है तो आपके पास एक पोल्स हो गया। पोल जीरो डायग्राम में जैसे हम बनाते हैं वैसे मैं बना दे रहा हूँ, मतलब पोल का ऐसा बना दे रहा हूँ, नॉर्मली हम एस प्लेन में ऐसा करते हैं। ये पोल बन गया जेड इक्वल टू जीरो का, द पोल एट ए जेड इक्वल टू जीरो, एक पोल बना दी जेड इक्वल टू जीरो पे। अब अगर मैं बोलूँ कि इस पोल की वैल्यू आपके पास जेड इक्वल टू जीरो, इस फंक्शन की वैल्यू जेड इक्वल टू जीरो पे कितनी होगी, तो 1/0, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो नॉट फाइनाइट। कोई फंक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अगर किसी पॉइंट पे अगर फाइनाइट ना हो तो फिर तो वो फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब है कि वो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि जेड इक्वल टू जीरो इज सिंगुलर पॉइंट, एस पी इज द सिंगुलर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर मैं पोल की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा, जैसे पोल जेड इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे, तो अगर मैं जेड जीरो पुट करूंगा तो इनफाइनाइट आना ही है। इसका तो ये मतलब हुआ कि सर पोल जब भी आप किसी फंक्शन में पुट करोगे तो उस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, इसका मतलब है उसको आप सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। हाँ, ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है कि उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। देखते जाओ स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो हम बोल रहे कि ठीक है, आपको दिख लिया कि ओरिजिन जो है आपके पास वो एक सिंगुलर पॉइंट, तो सिंगुलर पॉइंट जिसमें वो एनालिटिक फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है वो एनालिटिक की जो कंडीशन है इसको फेल करता है। वैसे तो फंक्शन एनालिटिक ना हो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, हम तो बहुत सारी चीज़ पढ़ के आ ही रहे, मतलब ये इस लेक्चर तक पहुंचे। हम सीआर इक्वेशन खूब पढ़े, हमको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फेवरेट पार्ट होता है सीआर इक्वेशन, कॉची रीमैन इक्वेशंस। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए एनालिटिक फंक्शन होने के लिए, जो फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेटिव उसका कंटिन्यूस होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट जस्ट किए कि भैया अगर मैं सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बोला एफ ऑफ जेड इक्वल टू आपके पास क्या होगा, तो 1/z अगर एक फंक्शन है तो जेड इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक नहीं हो सकता क्योंकि इस जगह पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। ठीक है सर। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू टेन ऑफ जेड माइनस टू अगर लिख लूँ, तो ये टेन ऑफ जेड माइनस टू लिख लो, तो आप इसका पोल जीरो डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा, ये एक्स रियल वैल्यू, ये आयोटा वाई इमेजनरी वैल्यू ऑफ जेड आई इंटू ये। अब अगर मैं बोलूं कि ये जेड प्लेन है, ये बिल्कुल जेड प्लेन है। क्या पोल कहां पे, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो जेड इक्वल टू टू पे पोल है, देखो जेड इक्वल टू पे पोल है।
देखो पोल का साइन बना लिया। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दूं इस फंक्शन में z इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, कोई बात ही नहीं है। पोल अगर पुट कर रहे हैं आपके पास तो 2 - 2 0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब नॉट फाइनाइट, बिल्कुल। इसका क्या मतलब है, ये जो फंक्शंस की वैल्यू है z इक्वल टू 2 पे इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब है कि z इक्वल टू 2 क्या है, z इक्वल टू 2 इज सिंगुलर पॉइंट। z इक्वल टू 2 इज सिंगुलर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिस पे एनालिटिक नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं हो सकता, z इक्वल टू 2 पे नहीं हो रहा था। z प्लस 2 होता तो z माइनस यहाँ पे आ जाता, z की जगह -2 आ जाता। बस इसको 0 पुट करना है। जब भी किसी रूट को आपके पास जो डिनोमिनेटर में आप किसी पूरे फंक्शन को जब 0 पुट कर देते हो तो ये पोल आ जाता है। z इक्वल टू 2 एक पोल है, द सिंपल पोल। पोल और सिंपल पोल, एक पोल जब रहता है तो आपके पास पोल और सिंपल पोल बोल देते हैं। सिंपल पोल भी बोलते हैं या सिंपली पोल भी बोल देते हैं, क्योंकि रिपीटेड पोल तो है नहीं। पोल और सिंपल पोल, ठीक है, ओके। इस जगह पे थे हम लोग, ये हमारी बातें चल रही थी, ठीक है। अब हम बोल रहे कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बिकम नॉन एनालिटिक, क्या क्या हो सकता है। तो भाई ये तो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि अगर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो नॉन एनालिटिक हो सकता है। एक f ऑफ z अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपके पास z0 पे, तो फिर वो एनालिटिक नहीं होगा। f डैश z अगर जो डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस ना, एक ही बात होती है, दोनों एक ही बात होती है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हो। और ux uy vx vy, ux आपको पता है डेल u बाय डेल x होता था, uy डेल u बाय डेल y होता था, vx इक्वल टू डेल u बाय डेल x होता था, vy डेल u बाय डेल y हो सकता था, क्योंकि CR इक्वेशन के पूरे टर्म्स है ये। और ये बिकम्स अगर डिसकंटिन्यूस है z इक्वल टू z0 पे, तो ये सब पॉइंट्स आपके पास सब रिलेटेड है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हो तो सब पॉइंट्स रिलेटेड है। तो हमको पता है कि ये नॉन एनालिटिक हो जाता था। क्या हो जाता था, नॉन एनालिटिक, दिस वन। तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है। अभी तो आज हम सिंगुलर पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। किस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट पे, ठीक है। ये सब बातें नोन बातें, ये सब बातें नोन है। आज हम लेक्चर नंबर आपके पास 10 या 11वें लेक्चर पे हम लोग, ठीक है। तो ये सब बातें नोन है। जैसे आपको बोला जाए कि फाइंड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन, मेरे को बोल दिया जाए कि सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करो। f ऑफ z की वैल्यू कितना है, 1/z - 4 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल आपके पास 1/z - 4 है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1/z - 4 है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस वाले पॉइंट्स को, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, इसलिए सिंपल है कि आपके पास अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो z इक्वल टू 4 पे तो एक पोल है, ये सिंपल पोल, सिंपल पोल है। z इक्वल टू 4 पे बिल्कुल सिंपल पोल है। अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बनाऊं तो मेरे को दिख रहा है कि पोल जीरो डायग्राम आपके पास z इक्वल टू 4 पे पोल बन जाएगा। ये रियल वैल्यू x लिख लेते हैं, ये इमेजनरी वैल्यू तो आयोटा y लिख लेते हैं, और z इक्वल टू 4 पे आपके पास एक पोल है, तो हम लिख लेते हैं z इक्वल टू 4 पे एक पोल है। बार बार मैं बहुत आराम से लिखता हूँ, द जेड प्लेन, द कॉम्प्लेक्स प्लेन, जेड प्लेन, बिल्कुल ये। और आपको पता है कि z इक्वल टू 4 आपके पास एक पोल है। और इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि इस फंक्शन की वैल्यू, अगर मैं इस फंक्शन को ऐसा सीन करना चालू करूं और मैं बोलूं कि z इक्वल टू 4 पे क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर z इक्वल टू 4 पे कितना हो रहा है, 1/0 हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब नॉट फाइनाइट हो रहा है। तो इससे तो बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं आप। हाँ, सिंपल बातें से स्टार्ट होती है कोई भी चीज़ें। नॉट फाइनाइट हो रहा है z इक्वल टू 4 पे, तो सिंगुलर पॉइंट है, बिल्कुल z इक्वल टू 4 इज सिंगुलर पॉइंट। इसका मतलब है z इक्वल टू 4 इज सिंगुलर पॉइंट। जो पोल आपके पास दिख रहा है वो तो z इक्वल टू 4 इज सिंगुलर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो एनालिटिक हो नहीं सकता। सर f ऑफ z इक्वल टू z-3 लिखा आपके पास। सेकंड एग्जांपल क्या, सेकंड एग्जांपल है f ऑफ z इक्वल टू कितना, z-3 अंडर रूट, अंडर रूट मतलब पावर 1/2। अभी तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में तो ये क्या पोल है, नहीं सर। अगर मैं z इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो क्या होगा, सर z इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो क्या होगा, z इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो 0 का अंडर रूट ऑफ 0, मतलब 0 है तो फाइनाइट नंबर है। यस सर, फाइनाइट वैल्यू है। हम तो बोल रहे थे कि इनफाइनाइट होगा, हाँ मतलब पोल पे था आपके पास, ये तो फाइनाइट वैल्यू आ गई, बिल्कुल। तो क्या z इक्वल टू 3 रही, z इक्वल टू 3 सिंपल पोल, z इक्वल टू 3 इज सिंगुलर पॉइंट बोल सकते हैं क्या अपन, यस या नो, क्या बोल सकते हैं कि यस होगा या नो होगा। कोई लाइफ में पहली बार पढ़ रहा है तो z इक्वल टू 3 सिंगुलर पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो यस या नो, तो आप बोलोगे सर नो सर, वाई नो, सर z इक्वल टू 3 पे सर कहाँ इनफाइनाइट आ रहा है सर, वैसे भी पोल नहीं है, बिल्कुल ये बात तो सच है। अब देखो ध्यान से कि f ऑफ z की वैल्यू अगर आपके पास ये है, आपके पास चल रहा है यही डिस्कशन चल रहा है, f ऑफ z की वैल्यू कितने, z-3 अंडर रूट पावर 1/2। मेरे को बताओ एफ डैश जेड करोगे तो कितना आएगा, सर डिफ्रेंशिएट कर लेते सर, 1/2 z-3 की पावर 1/2 -1 मतलब 1/2 z-3 की पावर
-1/2। इसका मतलब एवरेज जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? एवरेज जेड की वैल्यू 1/2 √z -3 आ रही है। अब बताओ ये जो डिफरेंशिएट की हो, अगर आप इसमें जेड की जगह 3 पुट करोगे तो क्या होगा सर? 1/0, मतलब इनफाइनाइट होगा। तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नहीं सर। पता आपको एक इंटरेस्टिंग बात क्या, z = 3 इज सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिक नहीं है। z = 3 सिंगुलर पॉइंट बिकॉज एट z = 3 इज नॉट, because at z = 3 because at z = 3 because at z = 3 fz is not analytic। अब यहाँ तो सर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया सर समझने में। क्या क्वेश्चन मार्क आ गया सर? ये तो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे पोल रहता है वहाँ पे आपके पास तो कोई बात ही नहीं होती। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो पोल नहीं था। यस सर, ये तो पोल नहीं था। तो क्वेश्चन तो ये आया कि ऑल पोल्स आर सिंगुलर पॉइंट। बिल्कुल, जितने पोल्स होंगे सिंगुलर पॉइंट तो होने ही है, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये सबसे मेन स्टेटमेंट है। ऑल पोल्स आर सिंगुलर पॉइंट, मतलब पोल सिंगुलर पॉइंट होता ही है, क्योंकि फंक्शन वहां तो डिफाइंड हो नहीं सकता। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या है? हर सिंगुलर पॉइंट पोल नहीं होता। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जो पोल ना हो और सिंगुलर पॉइंट हो, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे आपके पास z = 3 पोल नहीं है, z = 3 पोल नहीं है। आपको 0 बोलना है बोल सकते हो, लेकिन z = 3 पोल नहीं है, तब भी यहाँ पे आपके पास ये सिंगुलर पॉइंट है। z = 3 पे देखो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल द पोल्स ऑफ f(z), अगर मैं बोलूं कि ये तो सर बहुत ही स्टेटमेंट हो गया, हाँ ये 5 स्टार डाल देते हैं। इस टॉपिक का ये 5 स्टार है। इस टॉपिक का अगर आप सिंगुलर पॉइंट पढ़ रहे हो तो क्या ऑल द पोल्स ऑफ f(z) आर सिंगुलर पॉइंट, बट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स आर all the poles of f(z) are singular point, but all singular points are not necessarily poles। yes sir। देखो जरा ध्यान से, अभी देखो आपको लगेगा कि सर डिफरेंशिएशन तो आप पहले नहीं किए, जरूरत नहीं थी, अंडर रूट था मैं आपके पास देख सकता था, इसलिए नहीं किया। नहीं तो अगर मैं ध्यान से अगर देखूं कि देखो f(z) = मैं 1/z लिया था पहले, जहां पे z = 0 पे एक पोल है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा पता है इसका? -1/z²। इसमें इस डिफरेंशिएशन में z = 0 पुट करो, देखो आपके पास इनफाइनाइट आ गया। माइनस इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z = 0। और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है z = 0 पे, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। लेकिन हमको यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, देयर इज नो नीड कि मैं डिफरेंशिएट करूं। जब z = 0 पे पोल था तो हम वही भी देख लेते कि फंक्शन नॉट डिफाइंड। नहीं तो अदरवाइज क्या आपके पास, जैसे मैं अगर ये बोलूं f(z) = आपके पास एग्जाम्पल था थोड़ी देर पहले, जो एक एग्जाम्पल ये थे पोल वाला। क्या एग्जाम्पल था आपके पास? ये 1/z - 4, 1/z - 4, ध्यान से देखना, 1/z - 4। मेरे को पता है z = 4 पे एक पोल है और z = 4 पे डिफाइंड इनफाइनाइट आ जाएगा। और आपको लगता है कि मेरे को डिफरेंशिएट करके देखना है, तो f(z) कितना होगा सर? देखो सर, z - 4 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये होल स्क्वायर। z - 4 यहाँ पुट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 आ गया, -1 आ गया, z - 4 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। पता आंसर कितना है इसका सर? -1/z - 4 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है। चलो डिफरेंशिएशन की वैल्यू z = 4 पे निकालो, z = 4 पे देखो इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि 1/0 -1/0 या 1/0 एक ही बात है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z = 4। तो मैं बोल रहा हूं मेरे को जरूरत नहीं पड़ती कि मैं डिफरेंशिएट करके देखूं, क्योंकि मेरे को फंक्शन डायरेक्ट दिख जा रहा है। वो तो अंडर रूट का फंक्शन था, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करके दिखाया। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दिए, सर यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दिए ये, और फिर सर इसके पहले तो डिफरेंशिएट कभी नहीं किए थे, कहीं पे भी डिफरेंशिएट नहीं किए। जब से आप पढ़ा रहे हो थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले ही चालू किया हुआ पढ़ाना, तो आप डिफरेंशिएट यहाँ करते रहे। डिफरेंशिएट आप हर जगह कर सकते थे, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं थी। कहाँ पे जरूरत नहीं थी? 1/z में मेरे को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता नहीं सर मेरे को तो करना है, कर लो भैया, कोई बात थोड़ी है। 1/z - 4 में डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही पोल दिख रहा है। इसका मतलब ऑल पोल्स आर सिंगुलर पॉइंट। बिल्कुल यस, 100% ट्रू है। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज ऑल सिंगुलर पॉइंट्स आर नॉट पोल्स। ऑल सिंगुलर पॉइंट्स आर नॉट ऑलवेज पोल्स, नॉट नेसेसरली पोल्स, ऐसा लिखा हुआ था स्टेटमेंट। इतना आपको क्लियर हुआ? यस सर। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिंपल स्टोरी है, लेकिन आपको देखना है कि हमको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, समझ आ रहा है, वो ठीक है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि आईटी के प्रोफेसर सर इस टॉपिक में क्या पूछते होंगे। तो आज टॉपिक जब खत्म होगा तब देखिएगा,
चलो, जब मैं सिंगुलर पॉइंट पे पहुंच ही गया तो मैं थोड़ा डिटेलिंग करूंगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक इसके बिना तो मजेदार नहीं है जब तक कि आप उसको अच्छे से समझे नहीं। तो सिंगुलर पॉइंट दो टाइप के होते हैं, एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होता है और एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होता है। ये समझना बहुत जरूरी रहेगा, ये समझाऊंगा मैं आपको कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड। अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब जरूर पता होगा आपको, नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं है। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को भी मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब एक हो गया पोल, एक हो गया रिपीटेड पोल्स, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक हो गया रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, रिमूवेबल मतलब सिंगुलर पॉइंट को मैं रिमूव कर सकता हूं। और एक इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट मतलब नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, मतलब इसको आप रिमूव नहीं कर सकते सिंगुलर पॉइंट को। अच्छा, इतनी कैटेगरी बना दी सिर्फ आइसोलेटेड की, और नॉन आइसोलेटेड का कोई कैटेगरी नहीं होता। ठीक है, तो ये हम देखने जा रहे हैं। और कुछ भी टफ नहीं है, जब मैं कोई चीज़ को डील कर रहा हूं तो आपको सोचना नहीं है कि सर इतनी सारी चीज़ जानना जरूरी है क्या, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे माइंड में बात तो है ना कि आईआईटी के प्रोफेसर जब भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो उनके माइंड में क्या क्या चलेगा, यही सोच के मैं रेडी करता हूं चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन हो गया सिंगुलर पॉइंट का। अब हमको समझना है, अब अगर मैं बोलूँ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या है, हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट वो है आपके पास जहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन फेल्स होगा एनालिटिक होने के लिए। हमको पता है एनालिटिक नहीं हो सकता है, बट इज एनालिटिक इन ए स्मॉल नेबरहुड अराउंड दैट पॉइंट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट होगा वहां पे तो वो एनालिटिक नहीं होगा, मतलब फेल कर जाएगा, लेकिन उसके अराउंड में, उसके नेबरहुड में वो एनालिटिक होगा। बट इज एनालिटिक इन ए स्मॉल नेबरहुड अराउंड दैट पॉइंट, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। शुरू में पहली बार जब हम सुनते तो लगता है यार ये क्या बात होने वाली, कुछ भी नहीं, टफ नहीं है। जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, ये देखो आपके पास दो एग्जांपल, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z लेता हूं फिर से। जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना है सर, 1/z है। एक पोल है आपके पास ओरिजिन पे, बिल्कुल सर, एक पोल है ओरिजिन पे, बना दिए पोल ओरिजिन पे, यस सर, जेड इक्वल टू 0। अब ये पोल ओरिजिन पे है, देखिए आपके पास, और जेड इक्वल टू 0 पे आपके पास, आपको पता है कि जेड इक्वल टू 0 पे कितना आएगा सर, 1/0, दैट मीन्स द इनफाइनाइट। तो आपको पता है कि जेड इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट है, ये तो आपको पता था, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसके अराउंड में ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर मैं एक रेडियस बना लूं, बहुत ही स्मॉल रेडियस का आपके पास एक सर्कल बना लूं, और भी अच्छे से थोड़ा दिखाया जा सकता है। एक आपके पास हम सर्कल बना दे रहे हैं, इसी के अराउंड में एक सर्कल बना दे रहे हैं स्मॉल रेडियस का। ठीक है, ऐसा चलेगा, हाँ थोड़ा वो चलेगा। सर्कल में जब छोटा सर्कल बनाते तो बड़ा अच्छा स्पेस अच्छा से लेता नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके। थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं, ये ठीक है। हाँ, स्मॉल रेडियस का स्मॉल रेडियस सर्कल ऐसे बना लिया हम लोग। अब इसके अराउंड में अगर ये नेबरहुड हुआ आपके पास, ये नेबरहुड हम बोल रहे कि ये जेड इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं होगा। जेड इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट, मतलब एट जेड इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। इसका मतलब क्या हुआ, एट जेड इक्वल टू 0, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो एट जेड इक्वल टू 0 एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। बिल्कुल डिफाइंड ही नहीं है तो कहां से एनालिटिक होगा, इज नॉट एनालिटिक। हमको आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, अब लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जेड इक्वल टू 0 पे तो एनालिटिक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अराउंड पे, इसका जो नेबरहुड है वहां पे एनालिटिक होना चाहिए। देखो अब इसके पॉइंट, इसके अराउंड में कोई भी पॉइंट पुट करो, मतलब बहुत ही स्मॉल पॉइंट ले लो, जैसे जेड इक्वल टू 0.01 ले लो, ये ले लिया आप, या जेड इक्वल टू आपके पास माइनस 0.1 ले लो आप, नेगेटिव में ले लिया -0.1, ये ले लो। इस जगह पे कितना होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं कि जेड इक्वल टू 0.01 पे कितना होगा, तो सर 1/0.01, सर ये 100 आएगा, 100 आएगा। क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि जेड इक्वल टू -0.1 ले लो तो कितना आएगा सर, 1/-0.1 ले लो तो सर -10 आएगा। क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तो फंक्शन एनालिटिक है, बिल्कुल एनालिटिक है। तो हम बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट आइसोलेटेड होता है क्योंकि इसके अराउंड में एनालिटिक है भाई, बस इस जगह पे एनालिटिक नहीं है, एट जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो जेड इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट है, इसको मैं फिर से अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट, तो सर इसमें तो हर पॉइंट सर सिंगुलर पॉइंट जो होगा वो आइसोलेटेड ही होगा, उसके आजू बाजू में कोई वैल्यू पुट करोगे तो क्यों इनफाइनाइट होगा, ये बात भी सच है। ऐसे तो आप सोचोगे तो सर फिर तो सर आप कुछ भी पुट कर लो सर, जिस भी जगह पे पोल आ रहा है सर वहां पे आप उसके बाजू में कोई वैल्यू पुट कर लो, क्यों इनफाइनाइट होगा, गुड पॉइंट।
कि सर फिर तो आप हर सिंगुलर पॉइंट को सर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोल दो। चलो कुछ हद तक हम बोल देते, क्योंकि अभी तक हम इतना ही जानते हैं। जब नहीं होगा तब देखेंगे कि कोई सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड ना हो, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी तो हमको समझ आ रहा है कि सर वो तो हर सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड ही होगा। ठीक है, देखते जाते हैं। तो जेड इक्वल टू जीरो आपके पास जो सिंगुलर पॉइंट है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, और आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट पॉइंट। तो जेड इक्वल टू जीरो आपके पास इसके नियरेस्ट में कोई भी पॉइंट्स अगर आप मैं पुट कर दे रहा हूँ, इसके नेबरहुड में इमेजनरी रियल कोई भी पॉइंट पुट कर दे रहा हूँ, तो वो भी आपके पास एनालिटिक हो रहा है आपके पास, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो ये एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है बिल्कुल। एक और एग्जांपल था आपके पास कि 1/z प्लस 1/z z माइनस 4 एफ ऑफ जेड इक्वल टू, एक एग्जांपल आपके पास एक और है। क्या था आपके पास, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना है, जेड प्लस 1/z z माइनस 4 है। तो देयर आर टू पोल्स सर, मैं जीरो बना भी नहीं रहा हूँ, जो न्यूमरेटर में वो जीरो होता है, लेकिन मैं जीरो बना भी नहीं रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पोल पे है। सिंगुलर पॉइंट से जब डिस्कशन चालू किया तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पोल पे, एक ओरिजिन पे पोल है और एक 4 पे पोल है। ये एक ओरिजिन पे पोल है और एक 4 पे पोल है, बिल्कुल सही है। अगर मेरे को बताओ कि जेड इक्वल टू जीरो पुट करोगे, मतलब पोल वाली जगह पुट करोगे तो कितना आएगा, अरे जीरो पुट करोगे तो भैया ऊपर आ जाएगा 0 + 1 डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा 0 इंटू -4। तो आपके पास इन्फाइनाइट आ गया, माइनस इन्फाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है। जेड इक्वल टू 4 पे पुट करोगे तो जेड इक्वल टू 4 पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 ये 4 और ये 0 इन्फाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि सर जेड इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। जेड इक्वल टू 4 इज सिंगुलर पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। क्या जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 4 को मैं ये बोल सकता हूँ क्या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, बिल्कुल। इसके अराउंड में आप अगर कोई पॉइंट अगर ले भी लिए तो क्या ही हो जाएगा, इसके अराउंड में कोई पॉइंट अगर स्मॉल रेडियस का सर्कल ले लिए, अब अगर मैं बोल दूं कि इस जगह पे 0.01 पुट कर लो, एफ ऑफ जेड की जगह पे 0.02 पुट कर लो, थोड़ी इन्फाइनाइट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। या 4 के पास वाला कोई पॉइंट पुट कर लो, जेड इक्वल टू 4 के आगे या 4 के पहले 3.98 पुट कर लो, क्यों इन्फाइनाइट नहीं आएगा, इन्फाइनाइट आएगा, नहीं आएगा सर। तो एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हुआ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि z इक्वल टू 0, तो आपको लगेगा सर सिंगुलर पॉइंट और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तो एक ही बात हो रही, बिल्कुल। z इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, z इक्वल टू 4 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, तो बिल्कुल सही बात है कि सर सिंगुलर पॉइंट तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा ही। ये तो हमको झटका तब लगेगा जब ऐसी जगह देखेंगे, हम सिचुएशन देखेंगे कि एक सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन वो आइसोलेटेड नहीं है, वो नॉन आइसोलेटेड है, क्योंकि हमारे कैटेगरी में तो है क्लासिफिकेशन जहाँ पे वो आइसोलेटेड भी है नॉन आइसोलेटेड भी है। तो अभी हमको जनरल जब बातें कर रहे हैं तो हमको बड़ा मन में एकदम फिक्स बैठ रहा है कि सर ये तो सच बात है कि सिंगुलर पॉइंट्स आर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स, बिल्कुल सच बात है। अगर मैं बोलूँ कि सर ये तो सर जबरदस्ती की बात सर चल रही, सर सिंगुलर पॉइंट तो सर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल होंगे। तो सर ये तो 99.9% मैं भी बोल रहा हूँ कि सही है, मैं भी बोल रहा हूँ कि सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। कब नहीं होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कोई बात ही नहीं है। ये स्टार्ट तो हम ऐसे किया, इस जगह पे थे हम लोग कि भैया आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट वो होते हैं उसके नेबरहुड में आपके पास वो एनालिटिक फंक्शंस होगा। z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 4 इज द आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज है, जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो 99.9% बोल ही दिया हूँ मैं, 0.01 में देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, एक तो पोल होता है आपके पास जिसमें आप z जब पुट करते हो तो आपके पास इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाता है। अब आपके पास पोल्स आपके पास जब मैं द फंक्शन अप्रोचेस इन्फिनिटी या z अप्रोचेस z0, अगर मैं z0 पुट कर दूंगा आपके पास तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, पोल्स की वैल्यू पुट करोगे तो देयर इज नो इशू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्स, एक सिंपल पोल होता है और एक रिपीटेड पोल्स होता है, ये भी हमको पता है। एक सिंपल पोल होता है, एक रिपीटेड पोल्स होता है, जैसे ये है। अगर मैं बोलूँ कि देखो e की पावर z/z-3 है यहाँ पे देखो, और z इक्वल टू 3 एक सिंपल पोल है। अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बनाऊंगा और मैं सिर्फ पोल ही बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये x हो गया, ये आयोटा y हो गया, जेड प्लेन हो गया, बिल्कुल सर। z इक्वल टू 3 आपके पास आ रहा है, z इक्वल टू 3 सर इज द सिंपल पोल, बिल्कुल सिंपल पोल है सर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ कि इस जगह पे कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इस जगह में देखिए सर पोल्स, अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बना रहा हूँ तो क्या क्या हो रहा है, पोल जीरो डायग्राम x आयोटा y, z-1 का स्क्वायर इसका था पोल कहाँ पे सर, पोल सर 1 पे रिपीट कर रहा है सर, ये रिपीट कर रहा है सर 1,1 ये, और z² + 9 0 पुट कर दूंगा तो, अच्छा z² + 9 अगर आप 0 पुट कर दोगे तो कहाँ पे रूट्स आ जाएगा, प्लस माइनस सर 3 आयोटा या आयोटा 3,
तो सर एक आ जाएगा सर यहाँ पे आयोटा 3, एक आ जाएगा सर माइनस आयोटा 3। ये आ गया आपके पास। कितने पोल्स है? टोटल 4 पोल्स। जेड इक्वल टू 1 जिसमें से जो है वो रिपीटेड पोल्स इज द डबल पोल, और जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3 आर द सिंपल पोल। ये जेड इक्वल टू 3 आई है, एक पोल है। ये आपके पास सिंपल पोल है, ये सब एक सिंपल पोल है। जेड इक्वल टू 3 आई, जेड इक्वल टू जो है आपके पास माइनस 3 आई, ये भी एक सिंपल पोल है। एक ही तो पोल है ना, ये तो ऊपर वाला और नीचे वाला। एक 3 आई एक ही और माइनस 3 आई एक ही, और यहाँ पे आपके पास क्या है सर? ये डबल पोल इज द रिपीटेड पोल्स। ये रिपीटेड पोल है। कौन सा? जेड इक्वल टू कितना? 1। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये सब आइसोलेटेड है बिल्कुल, कोई भी पॉइंट्स के इसके अराउंड में कोई भी पॉइंट पुट कर दो, ऑल आर द आइसोलेटेड। तो मैं तो 99.9% बोल ही चुका हूं कि ऑल सिंगुलर पॉइंट, सब सिंगुलर पॉइंट्स है। ऑल सिंगुलर पॉइंट्स आर सर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। तो जितने भी सिंपल पोल्स है, वैसे भी हम बोल चुके हैं ऑल पोल्स आर सिंगुलर पॉइंट्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ऐसा बोल के रखे आपके पास, थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। तो यहाँ तो कोई इशू होगा नहीं होगा सर। सर सिंपल पोल और रिपीटेड पोल्स में क्या इशू होगा? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। अब आपके पास क्या है, एक एफ ऑफ जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखिए, फाइव जेड, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, इसके तो जो रूट्स होते हैं जीरोस होते हैं, उस पर तो फोकस कर नहीं रहे। साइन जेड, जो साइन जेड है आपके पास, ये तो डिनोमिनेटर हो गया। अब साइन जेड जीरो कब होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जेड की किस वैल्यू पे होगा? तो अब साइन जेड की वैल्यू आपके पास जीरो अगर आपको करना है, तो साइन जेड इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि सर साइन जेड की वैल्यू अगर आपको जीरो करना है, तो साइन जेड इक्वल टू जीरो अगर आप कर रहे हो, तो कब जीरो होगा भैया? सर जेड इक्वल टू एन पाई पे। साइन जेड की वैल्यू तो जेड इक्वल टू एन पाई पे होगा। अब एन की वैल्यू जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पूरा लिख दो आपके पास। इसका मतलब ये तो पोल्स हो गया सर, बिल्कुल ये पोल हो गया आपके पास। जीरो एक आ गया, एक प्लस 1 पे आएगा, एक माइनस 1 पे आएगा, एक 2 पे आएगा, एक माइनस 2 पे आएगा, आपके पास होगा। साइन जेड की वैल्यू एन पाई में, एन की वैल्यू ये सब आपके पास जो है कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। प्लस 1 माइनस 1 एन की वैल्यू पुट करते जाओगे तो जीरो, पाई, माइनस पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, कोई रिपीट नहीं कर रहा, सब सिंपल पोल्स है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है। साइन जेड तो आपको पता ही है कि जेड इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। सिमिलरली कॉस जेड आपके पास, तो ये जीरो कब होना चाहिए? कॉस जेड इक्वल टू जीरो कब होना चाहिए? सर कॉस जेड इक्वल टू जीरो अगर आप पुट कर रहे हो, तो कॉस जेड इक्वल टू जीरो कब होगा? जब जेड की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। जब एन की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो 90 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है। एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 270, तो भी जीरो होता है। तो ये क्लियर रहना चाहिए आपके पास कि ये किस जगह पे जीरो हो रहा है। तो ये फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया कि भैया साइन जेड कब जीरो होता है, बोले एन पाई पे जेड की वैल्यू। कॉस जेड कब जीरो होता है? जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 था। 90 तो सभी को पता होता है, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और एन की वैल्यू जीरो से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि साइन हाइपरबोलिक जेड लिखा है अगर आपके पास, तो साइन हाइपरबोलिक जेड में आपके पास क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक जेड की जब हम बात करते पता है एन पाई आई लिखा हुआ है फॉर एन इक्वल टू जीरो। साइन हाइपरबोलिक जेड इज नॉट साइन जेड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि साइन जेड जब जीरो आप लिखते हो, तो ये बड़ा सिंपल है कि साइन जेड जीरो जब होगा तो जेड की वैल्यू एन पाई होगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये एक पार्ट हो गया। लेकिन जब साइन हाइपरबोलिक जेड आप लिखते हो, तो पता है आपके पास जेड की वैल्यू एन पाई के साथ साथ आयोटा भी आती है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एन पाई था, लेकिन यहाँ पे एन पाई आयोटा आ गया हाइपरबोलिक जेड के केस में। या तो आप इसको याद कर लो कि सर साइन के बारे में पता है, कॉस के बारे में पता है, तो हाइपरबोलिक के बारे में सर आयोटा लगा दूंगा। या तो फिर आप बोलोगे कि सर साइन हाइपरबोलिक जेड को मैं लिखना चाहता हूं। साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू जीरो होगा। साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू क्या होता है? ए की पावर जेड माइनस ए की पावर माइनस जेड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू जीरो। 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ए की पावर जेड माइनस ए की पावर माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ए की पावर जेड माइनस 1 बाई जेड, ए की पावर 2 जेड माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो हुआ कितना है सर? ए की पावर 2 जेड इक्वल टू 1। जी, अब इंटरेस्टिंग बात है कि इसको आपको हैंडल करना है, इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ए की पावर 2 जेड है आपके पास। पता है 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 को आप लिख सकते हो ए की पावर आयोटा 2 एन पाई। ऐसा क्यों लिख सकते पता है? क्योंकि ये क्या होगा पता है? कॉस 2 एन पाई प्लस आयोटा साइन 2 एन पाई। और पता है एन की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, साइन 2 एन पाई इज ऑलवेज जीरो, और कॉस 2 एन पाई एन की कोई भी वैल्यू पुट कर लो इज ऑलवेज 1। तो 1 प्लस जीरो आयोटा तो 1 ही आएगा। तो 1 को आप लिख सकते हो ई रेस पावर आयोटा 2 एन पाई, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब अगर ऐसा है आपके पास तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए की पावर तो 2 जेड इक्वल टू कितना आ गया? 2 जेड इक्वल टू आ गया आयोटा 2 एन पाई। अगर मैं बोलूँ कि 2 कैंसिल आउट हो गया
तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई एन पाई इंटू आयोटा, ये देखो जो हम बोल रहे थे। तो दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पार्ट है आपके पास कि 1 को आप 2 ई रेस पावर आयोटा 2 एन पाई लिखे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो जेड की वैल्यू जो आ गई वो एन पाई आयोटा आ गई। मैं बोला भी था कि अगर साइन जेड के बारे में आप जानते हो तो ये एन पाई आ रहा तो साइन हाइपरबोलिक जेड एन पाई आयोटा आएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ सर कि आप ये बोल रहे हो कि सर इतनी बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। हाँ, कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू कोई भी न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो, ये साइन जेड लिखा है, ये तो पता आपके पास साइन जेड लिखा है आपके पास, इसका मतलब है कि जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई होना चाहिए फॉर एन इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। यस, अगर मैं इसी को बोल दूं कि सर एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिखा है फाई जेड अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड, तो कभी कभी हो सकता है इतना अच्छा आइडिया ना रखता हूं, लेकिन मैं तो अभी आपको प्रूव करके बता दिया। पता है जेड की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई आयोटा इज इंपॉर्टेंट आयोटा फॉर आई बोलो या आयोटा बोलो, फॉर एन इक्वल टू सेम वे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू इन्फानेट। अब अगर मैं बोल दूं आपको थर्ड पॉइंट कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ फाई ऑफ जेड अपॉन कॉस जेड हो, ये तो जेड की वैल्यू क्या होगी, तो जेड की वैल्यू आएगी सर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये फॉर n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये। बट अगर यही चीज अगर मैं फिर से लिख दूं, ध्यान देना आप, एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिख दूं मैं फाई जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड, पता क्या आएगा, कुछ नहीं करना आपको। अगर आप कॉस साइन जेड जानते थे साइन हाइपरबोलिक जेड जानते थे, कॉस जेड जानते हो तो कॉस हाइपरबोलिक जेड भी जानते हो। सिर्फ आपको करना है क्या पता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और ये मैं बोल रहा हूँ कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी कर सकते थे कलर चेंज, ये आयोटा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ये आयोटा। सर इसका प्रूफ जैसे थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही प्रूफ आप फिर से कर सकते हो, 0 प्लस माइनस 1 तो ऐसे इन्फाइनाइट, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये। और ये सब सिंगुलर पॉइंट है। अगर मैं बोलूं कि ये सब सिंगुलर पॉइंट है, ये सब सिंगुलर पॉइंट है, इसी पे तो 0 होगा ना, ये सब सिंगुलर पॉइंट है। ये हम डील कर रहे थे ये। अब मैं बोलूँ देखो कॉस हाइपरबोलिक में लिखा, आयोटा लिखा आपके पास, तो ये 4 तक तो हमको कोई इशू नहीं है। बट अगर कभी e की पावर z आ गया नीचे, तो e की पावर z 0 होना चाहिए। अब e की पावर z आपके पास 0 अगर होना चाहिए, z के लिए तो माइनस इन्फाइनाइट होना चाहिए तभी 0 होगा। सोच के देखो आप, सोच के देखो, जैसे z के लिए माइनस इन्फाइनाइट होना चाहिए। अगर मैं z की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट पुट कर लूँ, ये z इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट तो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास z इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट आपके पास ये आपके पास पोल्स हो गया, तो ये तो वर्चुअल हो गया आपके पास, ये तो फिजिकल वैल्यू हुई नहीं। बट फिर भी अगर मैं बोलूँ e की पावर z माइनस 1 है, तो सर e की पावर z माइनस 1 है तो e की पावर z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो e की पावर z इक्वल टू कितना आ गया 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, e रेस पावर 2n पाई आयोटा, e कैंसिल आउट हो गया तो z इक्वल टू क्या आ गया सर 2n पाई आयोटा आ गया। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, n के लिए 2n पाई आ गया, ये इंपॉर्टेंट था, इसमें लिख देता हूँ मैं। देखो e की पावर z माइनस 1 था, इज इंपॉर्टेंट 2n पाई आयोटा। अच्छा 10 अगर आपके पास लिखा है, अगर ध्यान से अगर आप देखो कि इस जगह पे अगर आपके पास लिखा है 10 लिखा हुआ आपके पास, इस वाले को क्लिक करना है ना फिक्स करने के लिए, इसको किसको, ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। हाँ, तो जेड के लिए देखो आपके पास 10 अगर जेड लिखा है तो 10 जेड में कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि 10 जेड साइन जेड अपन कॉस जेड होता है। अब साइन जेड अपन कॉस जेड होता है तो कॉस जेड ऊपर चला गया, तो 10 जेड अगर आपके पास लिखा है तो अगेन साइन जेड का जो प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि 10 जेड मतलब क्या हो गया, साइन जेड अपन कॉस जेड, तो पोल कहाँ पे आएगा, साइन जेड जहाँ नीचे तो साइन जेड रहेगा। तो साइन जेड की प्रॉपर्टी क्या होती है सर एन पाई, तो एन पाई आ गया देखो 10 जेड में। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर फाइव जेड अपन 10 जेड लिखा है, फिर से एक और चीज़ कर देते हैं, जैसे वहाँ बताया था मैं। अब अगर मैं बोल दूँ आपको कि नंबरिंग कुछ भी कर सकते हो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना है 5z अपॉन
फाई ऑफ जेड अपॉन टेन जेड। ये अब आपको पता है कि टेन जेड अगर लिखा है इसका क्या मतलब है, टेन जेड लिखा है इसका मतलब सर लिखा है सर साइन जेड अपॉन कॉस जेड। इसका क्या मतलब है साइन जेड अपॉन कॉस जेड का, सर कॉस जेड और फाई जेड हो गया इन ब्रैकेट फाई जेड, ये डिवाइड बाई साइन जेड। तो टेन जेड जब आप जीरो बोलते हो ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर साइन जेड इक्वल टू जीरो, और साइन जेड इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है, जेड इक्वल टू एन पाई, ये जेड इक्वल टू एन पाई होता है, और एन की वैल्यू वही है 0 1 2 और एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब सर फाई ऑफ जेड अपॉन साइन जेड लिखा हो चाहे टेन जेड लिखा हो, एक ही बात है। यस एक ही बात है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिखा है आपके पास सॉरी फाई ऑफ जेड अपॉन ये लिखा आपके पास टेन जेड की जगह कॉट जेड लिखा हुआ है। अब कॉट जेड लिखा हुआ तो कॉस अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चला गया इनटू फाई जेड है, ये ब्रैकेट में लिखो या मल्टीप्लाई करके लिखो अपॉन कॉस जेड है। अब आपको पता है कि भैया ये कॉट जेड जीरो होने के लिए मतलब है कॉस जेड का जीरो होना। अगर मैं बोल दूं कि कॉट जेड जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कॉस जेड को जीरो होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, सर जेड की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए फॉर एन इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो। ये इसका मतलब टेन जेड और कॉट जेड आपके पास है। अगर ये हाइपरबोलिक होता तो टेन हाइपरबोलिक जेड होता, तो सर टेन हाइपरबोलिक जेड होता है साइन हाइपरबोलिक अपन कॉस हाइपरबोलिक, तो टेन हाइपरबोलिक जेड का वही कंडीशन होता है जो साइन हाइपरबोलिक का होता है। साइन हाइपरबोलिक में आपको पता आयोटा आ जाता है। अगर एक कॉट हाइपरबोलिक होता तो सर क्या होता, कॉस हाइपरबोलिक अपन साइन हाइपरबोलिक आता, तो कॉस हाइपरबोलिक का जो कंडीशन था वही कॉट हाइपरबोलिक जेड का आएगा। तो आपको इसमें इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट हम कवर कर लेते हैं। अब जैसे कॉट जेड लिखा है तो कॉस का जो कंडीशन होगा वही आपके पास आएगा। ये कॉस की कंडीशन है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कॉस की कंडीशन है, ये कॉस जेड की कंडीशन है, ये कॉस जेड की कंडीशन है। यस सर। टेन हाइपरबोलिक जेड है, इसका क्या मतलब है सर, ये साइन हाइपरबोलिक जेड की कंडीशन है, साइन हाइपरबोलिक जेड आयोटा आ गया होगा बिल्कुल। कॉट हाइपरबोलिक जेड है, इसका क्या मतलब है सर, ये कॉस हाइपरबोलिक जेड की कंडीशन है, कॉस हाइपरबोलिक जेड की कंडीशन है। ये देखो आंसर। यस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हम कवर कर लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे रिजल्ट है कि भैया कहाँ पे जीरो होता है, और हम जब पूरा मैथ्स पढ़ते हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि इतनी बातें तो आपको पता हो। जब पूरा मैथ्स पढ़ते हैं तो ये बहुत मैटर करता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये सब बातें आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है, ए पॉइंट जेड नॉट इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड। एक इंपॉर्टेंट टर्म भी बोल सकता हूं मैं कि सिंगुलर पॉइंट तो है बट रिमूवेबल है, रिमूवेबल बोल रहा है एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट जेड नॉट पे डिफाइंड नहीं है बट लिमिट अगर मैं पुट कर दे रहा हूं तो एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट कर रहा है। देखने में लगता है सर कैसे अजीब लिखा है, ये नॉट डिफाइंड है और यहां बोल रहे कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो अगर ये आपके पास फाइनाइट वैल्यू अगर आ रही है आपके पास जेड इक्वल टू जेड नॉट पुट करने पे ये, और अगर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है आपके पास जेड नॉट पे, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। पता बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, पता इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे मेरे पास लिखा होगा पूरा बट फिर भी पता बेस्ट एग्जांपल क्या होता है इसका, पता रिमूवेबल सिंगुलरिटी का साइन जेड बाई जेड। और मैं बोल रहा हूं कि इसमें 5 स्टार डाल दो क्योंकि ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी देख सकते हैं जी। दिस एग्जांपल पता आपके पास क्या है इसमें सर, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या है। देखो अगर मैं बोलूं कि जेड इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो पता है साइन 0 बाई 0 होगा, वो पता है 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म तो डिफाइंड नहीं है। अलग बात है कि एल हॉस्पिटल रूल से फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, एक अलग बात है तो डिफाइंड नहीं है बोलते हैं हम लोग, साइन 0 बाई 0 आपके पास आ गया। अच्छा अगर मेरे को इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ की वैल्यू आपके पास, एफ ऑफ जेड आपके पास की लिमिट जेड टेंस टू 0, एफ ऑफ जेड मेरे को फाइंड आउट करना है। तो जब हम बोलते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू 0 आपके पास जब हम फाइंड आउट करते हैं साइन जेड बाई जेड में ये, तो आपको पता है कि 0 बाई 0 फॉर्म आता है। फिर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ एल हॉस्पिटल रूल से, तो कॉस जेड आ जाता है, ये जेड इक्वल टू 1 आ जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जेड इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो फिर कितना आ जाता है कॉस 0 1, तो आंसर इज 1। इसका मतलब है साइन जेड बाई जेड आपके पास जब वैल्यू की हम बात करते हैं कि यार लिमिट जेड टेंस टू 0
एफ ऑफ जेड आपके पास है, इसके लिए 1 आ गया, तो देखो ये फाइनाइट आ गया, ये देखो फाइनाइट आ गया। इसका मतलब है कोई बोले कि सर ये जो साइन जेड बाई जेड है, देखो वन पोलेट ओरिजिन है, ध्यान से देखो आपके पास साइन जेड बाई जेड, अगर मैं ध्यान से देखूँ अगर मेरे को पोल जीरो डायग्राम बनाना पड़े, क्या बनाऊंगा पोल जीरो डायग्राम, साइन जेड बाई जेड है तो पोल जीरो डायग्राम क्या बनाऊंगा सर, ये बनाऊंगा, ये एक्स आयोटा वाई पोल बना दो, यस वन पोलेट ओरिजिन है, वन पोलेट ओरिजिन ये, बट ये दिख रहा है आपको, बट ये हट जा रहा है क्योंकि z इक्वल टू जीरो आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि z इक्वल टू जीरो आपके पास सिंगुलर पॉइंट है तो z इक्वल टू जीरो इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, एक्चुअली आइसोलेटेड ही है आपके पास, और कुछ तो और कुछ वैल्यू पुट करोगे तो आएगा नहीं आपके पास, इज सिंगुलर पॉइंट विथ रिमूवेबल नेचर, विथ रिमूवेबल, चलिए कहते हैं आपके पास रिमूवेबल नेचर, ये अभी और भी बता रहा हूं ये आप इस पॉइंट को ये भी बोल सकते हो कि सर ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, ये RSP रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है ये। सर इसको और अच्छे समझाता हूं मैं। साइन जेड आपके पास पता है, अगर मैं इसमें ना टेलर सीरीज की बात करूं, टेलर सीरीज पढ़ाऊंगा मैं, अगला टॉपिक मेरा कॉम्प्लेक्स में टेलर सीरीज ही है। अगर मैं इसके एक्सपांसन की बात करूं, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन, ये बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ मैं, जेड रेस पर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये आपके पास साइन जेड है डिवाइड बाई जेड, ये वो टेलर सीरीज फॉर्म है, द टेलर सीरीज फॉर्म। सर कैसे लिख दी, पढ़ाऊंगा अगला लेक्चर में वो ये, लेकिन अब यूज करना तो कर लेता हूँ। साइन जेड है आपके पास, अब जेड से डिवाइड करो कितना आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, ऐसा करके आते जाएगा। अब सोचो ये एफ ऑफ जेड, अब बताओ कि जेड इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है सर, जेड इक्वल टू जीरो पे तो 1 आ रहा है, तो ये तो फाइनाइट हुआ ना, यस सर, तो ये कहाँ आपके पास ये सिंगुलर पॉइंट हुआ, यस। लेकिन सर यहां से देखने से तो ये ओरिजिन पे एक पोल दिख रहा था, बट ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, देखो जेड इक्वल टू जीरो पे ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, तो एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट जो फंक्शन में आपके पास इंडिटरमिनेंट बना दे रहा था 0 बाई 0 का फॉर्म, जो पोल था आपके पास, द सिंगुलर पॉइंट था, पोल था यहाँ पे, बट जब हम इसको ध्यान से देखें तो ये रिमूवेबल था ये पॉइंट, तो साइन जेड बाई जेड में ये आपके पास जो जेड है वो रिमूवेबल था, तो जेड इक्वल टू जीरो इज द रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। जेड इक्वल टू जीरो पे आप देख सकते हो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, दिखा आपको, देखो ध्यान से। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है, कभी कभी कोई बोले कि जेड इक्वल टू जीरो इज द रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट आपके पास होगा और उसके लिए कोई एग्जांपल बताओ, तो साइन जेड बाई जेड, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और कोई भी हो सकता है, देखेंगे अभी क्लास, अभी तो अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ, और भी देखेंगे बातें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। क्लियर, दो तरीके से बात किया मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी बात किया, इन जनरल बात किया, देखने से तो लगता है कि वन पोलेट ओरिजिन है सर। अगर ये कॉस जेड बाई जेड होता तब तो कोई इशू की बात ही नहीं होती, फिर तो आपके पास ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होता ही नहीं। अगर मैं बोल दूं कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, हाँ, तो अगर सर ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू, अगर ऐसा होता तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू अगर ये कॉस जेड बाई जेड होता तो क्या इशू होता है यार, कॉस जेड में कॉस जेड का फॉर्मूला भी आप लिख लो, कोई इशू भी नहीं है, कॉस जेड का फॉर्म भी आप लिख सकते हो कि 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसा पूरा लिख सकते हो, कॉस जेड का टेलर सीरीज लिख सकते हो, या फिर जेड इक्वल टू अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो कॉस जीरो तो आपके पास 1 होता है, और ये जीरो पुट कर दिया, कॉस जीरो इज द 1 बाई जीरो, दैट मीन्स क्या आ गया, इनफाइनाइट। और आप देख सकते हो कि ये तो एक पोल है ओरिजिन पे, और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, तो ये सिंगुलर पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि जेड इक्वल टू जीरो आपके पास है तो ये सिंगुलर पॉइंट है, द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, या सिंगुलर पॉइंट, अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि सिंगुलर पॉइंट ही आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होता है, बट ये रिमूवेबल नहीं है, इट्स नॉट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि ये नॉट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, नॉट इंपॉर्टेंट है, ये नॉट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, ये रिमूवेबल नहीं है आपके पास, जेड इक्वल टू जीरो पे आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, नॉर्मल सिंगुलर पॉइंट, द वन पोलेट ओरिजिन। लेकिन जब ये साइन जेड बाई जेड लिखा था तब बड़ा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, तो साइन जेड बाई जेड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरा कैलकुलस पढ़े तो इसको हम साइन एक्स बाई एक्स सिंक फंक्शन भी बोलते थे, सैम्पलिंग एक्स, या बहुत सारी बातें करते थे, अगर आपको याद होगा तो। मैं तो कैलकुलस में इस टाइप के फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज भी किया, बट फिर भी इस जगह पे भी इंपॉर्टेंट है साइन जेड बाई जेड, ये हर जगह इंपॉर्टेंट होता है
जब भी साइन के साथ ये फॉर्म बनता है तो, ठीक है। तो साइन जेड बाई जेड, जेड नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, जेड टेंस टू जीरो करोगे तो फाइनाइट आ जाएगा। रिमूवेबल सिंगुलरिटी आपके पास जेड इक्वल टू जीरो, तो मैं बता चुका हूँ, ये तो थोड़ा ही लिखा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था। एक इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट या इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है। इसेंशियल और नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स होता है, मतलब रिमूव नहीं कर सकते भाई। इसेंशियल का मतलब ही होता है कि जो रिमूवेबल ना हो। इज टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा विच आर नाइदर पोल, ये पोल नहीं होगा, विच आर नाइदर पोल नॉर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, मतलब ना तो ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा ना तो ये पोल होगा। वेयर फंक्शन बिहेवियर इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड डज नॉट अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो जो इसका जो बिहेवियर होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास। इसका बेस्ट एग्जांपल है e की पावर 1/z। e की पावर 1/z में कोई पोल जीरो का कंसेप्ट ही नहीं है। e की पावर 1/z को एक्सपांड करेंगे तो 1 + 1/z 1/z², 2 फैक्टोरियल ये है। अगर मैं बोलूं कि z इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, तो z इक्वल टू जीरो पे देखो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, 1 के साथ इन्फाइनाइट ऐड भी होगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो f ऑफ z अगर मैं बोल दूं कि अगर e की पावर 1/z और अगर आप z की जगह जीरो पुट कर रहे हो तो क्या हुआ, e की पावर 1/0, e की पावर 1/0 मतलब e की पावर इन्फाइनाइट, मतलब इन्फाइनाइट हो गया। इसका मतलब z इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट होगा, ये इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो गया z इक्वल टू जीरो। एक तो ये पोल नहीं है, ऊपर से रिमूवेबल पोल, रिमूवेबल भी नहीं है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है, ऊपर से z इक्वल टू जीरो पुट करने में इन्फाइनाइट भी आ जा रहा है। z इक्वल टू जीरो पुट करने में कितना आ जा रहा है, इन्फाइनाइट आ भी जा रहा है। देखो ध्यान से, इससे इन्फाइनाइट आ जा रहा है, ये देखो। तो इसको बोलते हैं आपके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी। कभी कोई इस टाइप की बात कर ले तो थोड़ा, हम इतनी सारी बात की, लेकिन अभी जितने भी पॉइंट्स है सबके सब आइसोलेटेड ही है। अभी नॉट आइसोलेटेड कहाँ पे हो सकता है, बात ही नहीं की अपन, सबके सब आइसोलेटेड है आपके पास। तो हमको तो ये दिख रहा है कि सर जो सिंगुलर पॉइंट होता है आइसोलेटेड ही होता है, कोई बात ही नहीं। उसके अराउंड में तो सर वो एनालिटिक हो गई, उसके नेबरहुड में ये तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि उसके नेबरहुड में कोई पॉइंट मैं पुट करूंगा, कुछ पॉइंट बढ़ा के भी या कम करके भी, तो इन्फाइनाइट थोड़ी हो जाएगा। ये बात तो सच है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके पास एक क्लासिफिकेशन की बात की हम लोग। तो आपके दो एग्जांपल बहुत ध्यान से, मतलब ये याद रखना है, मतलब ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। क्या क्या, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। fz इक्वल टू साइन जेड बाई जेड, ये वेयर z इक्वल टू जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, इंपॉर्टेंट। fz इक्वल टू e रेस्ट पावर 1/z वेयर z इक्वल टू जीरो इज essential singular point। ये बहुत आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। एक होता है नॉन आइसोलेटेड, इसके बाद तो फिर हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट एक पॉइंट है जेड नॉट, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इफ देयर इज नो स्मॉल नेबरहुड अराउंड जेड नॉट वेयर द ओनली सिंगुलरिटी इज जेड नॉट इटसेल्फ, दैट मींस एनी नेबरहुड विद कंटेन अदर पॉइंट्स वेयर एफ जेड इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये डेफिनेशन लिखा आपके पास, सिंपल सी बात है भाई, जो आपका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक ना हो, सही बात है, लेकिन उसके नेबरहुड पे भी वो एनालिटिक ना हो। क्या बात कर रहे हो, हाँ भाई, अभी तक हम यही तो बोल रहे थे ना कि आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होगा। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है, समझ आता, लेकिन उसके नेबरहुड पे तो एनालिटिक होगा, डिफाइंड होगा वो। हम बोल रहे हैं नॉन आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा पॉइंट जो अपने नेबरहुड पे भी डिफाइंड नहीं होगा। सर ऐसा तो हो नहीं सकता, तभी तो बात करेंगे ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते नहीं हो, जब जानोगे तो समझ आएगा। बट बहुत ही स्पेशल होता है, मतलब 99.9% तो आपको पता है कि सिंगुलर पॉइंट्स आर द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तो 0.1% हो सकता है, 0.1, ठीक, देखना ध्यान से। तो डेफिनेशन टफ टाइप की दिख रही है क्योंकि बुक इस डेफिनेशन है। एफ जेड इक्वल टू 1/sin पाई बाई जेड है, 1/sin पाई बाई जेड। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो ये अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, sin पाई बाई जेड अगर जीरो हो जाए, इफ sin पाई बाई जेड अगर जीरो हो जाए तो देन एफ ऑफ जेड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यस,
एफ ऑफ जेड इन्फाइनाइट हो जाएगा ना भैया, हाँ। बट साइन पाई बाई जेड जीरो कैसे हो? बोले साइन पाई बाई जेड जीरो होने के लिए जरूरी है कि पाई बाई जेड के लिए एन पाई के बराबर हो। यस, पाई बाई जेड के लिए एन पाई के बराबर हो। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया भैया, हाँ। तो जेड के लिए 1 बाई एन आ गई। इससे क्या हुआ सर? अब जेड की वैल्यू 1/n आपके पास आ गई, तो जेड इक्वल टू अगर मैं 1/n पुट कर रहा हूँ, फिर आपके पास जेड इक्वल टू 1/n पुट कर रहा हूँ आपके पास, तो फिर ये जीरो होते जाएगा, और जीरो होते जाएगा तो एफ जेड के लिए इन्फाइनाइट होती जाएगी। तो बहुत जगह पे हो सकता है सर, बिल्कुल। अब जेड की वैल्यू देखो 1/n है, जेड की वैल्यू 1/n है। अब देखना है जेड की वैल्यू अगर 1/n है, जेड इक्वल टू 1/n है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि n इक्वल टू 0.01 है, तो जेड इक्वल टू कितना होगा? 1/0.01 कितना होगा? 100 होगा। n की वैल्यू अगर 0.1 है तो जेड इक्वल टू कितना होगा? 10 होगा। n की वैल्यू 0.5 है तो जेड की वैल्यू कितना होगा? सर जेड की वैल्यू फिर आपके पास, मैं आप बोल सकते हो इंटीजर भी नंबर ले सकता हूँ आपके पास, बट n की तो कोई भी वैल्यू अभी ले रहा हूँ मैं अभी, तो ये कितना हो गया? 2 आ गया। बट n की वैल्यू अगर आपके पास, आपको लगता है कि सर मेरे को स्मॉल वैल्यू आपके पास, और n की वैल्यू अगर मेरे को लिखना है, सपोज करो 0, तो z की वैल्यू कितना होगा? सर n की वैल्यू आपके पास ना 0.1 था, n की वैल्यू 0.5, 10 की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, चेंज करता हूँ, ध्यान देखना, कोई बात n इक्वल टू अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो z कितना होगा? सर z की वैल्यू 1 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर सर 10 ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? सर z इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 100 लूंगा तो कितना होगा? तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.01। मतलब अगर n टेंस टू इन्फानाइट हो जाए तो z टेंस टू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे, ये x है, ये आयोटा y है, n के लिए जब मैं स्मॉल ले रहा था, आपके पास 1 ले रहा था, z1 आ रहा था, 10 ले रहा था, 0.1, आपको लगता है कि अगर मेरे को इंटीजर लेना है तो n की वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ, ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लिया तो z की वैल्यू भी 1 आ गया। n की वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो z के लिए 0.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सपोज करो z इक्वल टू 0.1 आ रहा है, ये n की वैल्यू 10 ले लिया। लेकिन सोचो अगर मैं n की वैल्यू टूवर्ड्स अगर आपके पास इन्फाइनाइट ले लूँ, वेरी वेरी हाई वैल्यू, तो पता है यहाँ पे पोल आपके पास z इक्वल टू 0 पे आ जाएगा और n टूवर्ड्स इन्फाइनाइट। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अब ना यहाँ पे, अब अगर z इक्वल टू 0 ओरिजिन पे अगर आपके पास है, और यहाँ पे अगर आप एक स्मॉल रेडियस का आपके पास एक सर्कल बना दे रहे हो, स्मॉल रेडियस का एक सर्कल बना दे रहे हो z इक्वल टू 0 पे, तो पता है इसके नेबरहुड पे भी पता है ये फंक्शन की जो वैल्यू होगी आपके पास, इस फंक्शंस की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नेबरहुड बहुत ही स्मॉल रेडियस का बना रहे हो, तो आप सोचो ना n की वैल्यू अगर मैं हाई पुट कर रहा हूँ तो z के लिए 0 आ रही है, तो अब z के लिए 0 आ रही है तो 0.1, 0.2 सब तो इस नियरेस्ट ही आते जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब नियरेस्ट ही आते जाएंगे, यहाँ पे सब नियरेस्ट पॉइंट ही आते जाएंगे, चाहे कितना भी आप पॉइंट पुट करो सब नियरेस्ट आते जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो नेबरहुड होगा z इक्वल टू 0 around z equal to 0, that means at a neighborhood, fz is not analytic, fz is not analytic। तो z इक्वल टू 0 जो आपके पास जो n की हाई वैल्यू के कारण यहाँ पे रूट्स आएगा, जब उधर तो ये तो सब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, दिख रहा है आपके पास, यहाँ कोई इशू नहीं है, तो इज द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। z इक्वल टू 0.1 पे, z इक्वल टू 1 पे जो पोल्स है, इज द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। बट z इक्वल टू 0 जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है, इज नॉट आइसोलेटेड, z इक्वल टू 0 नॉट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू 0 आपका जो पोल्स है वो ओरिजिन पे तब आएगा जब n के लिए इन्फाइनाइट आ गया। अगर ये आ भी गया तो अब n की वैल्यू आपके पास 10,000 पुट कर दी है, तो अब n की वैल्यू 9,000 पे भी तो आपके पास आसपास इसी के आसपास आएगा रूट्स की वैल्यू। तो अगर आप एक सर्कल ले भी लिए बहुत ही स्मॉल रेडियस का, तो सब इसके अंदर ही आएंगे, इसके अंदर आएंगे, तो इस जगह पे भी एनालिटिक नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि n की वैल्यू 1 पुट करने में z इक्वल टू 1 आपके पास नॉन आइसोलेटेड है, ये तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन जब z की वैल्यू 0 लोगे, दिस वन, तो जब z इक्वल टू 0 लोगे तो इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी आपके पास, ये तो ठीक है। इसका मतलब है कि इस टाइप की एग्जांपल जब यहां पे आपके पास ये वाली जो वैल्यू होगी कि जब आपके पास z की वैल्यू 1/n का फॉर्मेट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1/n का फॉर्मेट आ रहा है तभी आपको ऐसा मिलेगा आपके पास, जब 1/n का फॉर्मेट आएगा। z इक्वल टू 1/n के लिए अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए और 1 अपॉन दिस फंक्शन हो तो एफ जेड इन्फाइनाइट हो जाए।
ये होता है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। इसलिए मैं बोला भी था कि 0.1% ही आपके पास ले लो आप, इसको इससे ज़्यादा मत लो। ये बहुत ही स्पेशल केस हो गया। अदरवाइज तो सब सिंगुलर पॉइंट आर ऑल सिंगुलर पॉइंट्स आर द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। वो भी जब एन की वैल्यू बहुत हाई रखे थे, ऐसा नहीं कि एन की हर वैल्यू के लिए। एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखे तो जेड जीरो हो गया। जब जेड जीरो हो गया तो हमारा पोल ओरिजिन पे आ गया, उसके नेबरहुड, उसके अराउंड में भी वो एनालिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अराउंड में भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये क्लियर रहना चाहिए आपको। तो बहुत ही स्पेशल केस हो गया। इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं है क्या सर? इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं, कभी कोई पूछा नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पढ़ रहे हो तो आपको ये बताया ना जाए कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो बहुत ही स्पेशल केस, जेड इक्वल टू 1/n। एग्जाम्पल भी, एक एग्जाम्पल भी ये जो सामने लिखा है काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कैसे आते होंगे एग्जाम में। ठीक, आएंगे, जल्दी आएंगे। कुछ मैं 9 एग्जाम्पल लेके रखा हूं कि भैया इसमें मेरे को सिंगुलर पॉइंट्स बताना है और टाइप भी बताना है। ठीक है, बहुत सारी चीज तो बड़ी आसान है, बट फिर भी फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स एंड इट्स टाइप। 1/z-2 है तो 1/z-2 है तो आपको दिख गया। क्या दिख गया आपके पास? पोल जीरो डायग्राम आपको दिख गया। 1/z-2 आपके पास तो ये x आ गया, ये आयोटा y आ गया। पोल कहाँ पे? सर पोल की वैल्यू जो है सर वो z इक्वल टू 2 पे, z इक्वल टू 2 पे आपके पास पोल है। दिख रहा है आपके पास? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? जेड प्लेन है। यस सर, एक जेड प्लेन। तो z इक्वल टू 2 जो है, z इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी, बिल्कुल इन्फाइनाइट आ जाएगी सर। तो z इक्वल टू 2 क्या है? z इक्वल टू 2 इज सिंगुलर पॉइंट। आपको बोलना है कि z इक्वल टू 2 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। और एक सिंपल पोल है, आपको दिख रहा है, एक सिंपल पोल, सिंपल पोल दिख रहा है कि तो पोल है। तो आइसोलेटेड या सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलने का मतलब है या सिंगुलर पॉइंट बोलने का मतलब है देयर इज नो इशू। अब मेरे को उसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये तो आप पढ़ा ही चुके थे तो कोई इशू था नहीं हमको भी। अभी आपके पास z-1/z-2 z-3 है। अब मेरे को पता है कि मैं जब बना रहा हूँ फिगर, तब मैं जो न्यूमरेटर में उसके रूट्स तो दिखा नहीं रहा हूँ। यस सर, मैं क्या बना रहा हूँ? रूट्स। मैं बना रहा हूँ क्या? रूट्स बना रहा हूँ सर। हम बना रहे हैं रूट्स सिर्फ पोल्स वाले। तो एक z इक्वल टू 2 पे एक पोल है और z इक्वल टू 3 पे पोल है। ये अगर मैं बोलूँ कि z इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो सर z इक्वल टू 2 पे इन्फाइनाइट होगा, बिल्कुल सही बात है। z इक्वल टू 3 पे क्या होगा, तो पोल पे तो इन्फाइनाइट होता ही यार। तो z इक्वल टू 2 जो है इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। उसके अराउंड में एक रेडियस अगर ले भी लूँ तो सर वो 3 वाला थोड़ी 2 पे आ जाएगा। अगर एक बहुत ही स्मॉल रेडियस का ले लूँ तो कोई इशू नहीं होता है। नॉर्मल जो पोल्स होते हैं वो सब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होते हैं। ये आइसोलेटेड या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट बोलने की बात होती है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है आपके पास। z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 बोथ आर द सिंपल पोल। सर ये नॉन आइसोलेटेड नहीं हो सकता। अरे नॉन आइसोलेटेड कैसे हो जाएंगे? अब एक स्मॉल रेडियस बना लिए, 0.1 का रेडियस ले लिया, मैं 0.1 का रेडियस ऐसा बना भी लिया, तो z इक्वल टू 2 और 3 बोथ आर द डिफरेंट पोल, तो कोई बात ही नहीं है। तो उसके नेबरहुड पे तो वो एनालिटिकल हो गया। अब 2.1 पुट कर दोगे आप, इसमें थोड़ी इन्फाइनाइट आ जाएगा। 2.9 पुट कर दोगे, थोड़ी इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो वो तो डिफाइंड है फंक्शन। साइन जेड अपन कॉस जेड है, साइन जेड अपन कॉस जेड है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर कॉस जेड अगर मैं 0 पुट कर लूँ, तो कॉस जेड अगर आप 0 पुट कर लोगे तो एफ जेड की वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी, बिल्कुल सही है। अब कॉस जेड की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? सर जेड की वैल्यू 2n+1 π/2 आएगा ये। और फॉर एन इक्वल टू कितना होगा? फॉर एन इक्वल टू 0 भी होगा। यस सर, +-1 भी होगा, +-2 भी होगा ये। और ये सब के सब एक एक पोल सिंपल पोल्स है आपके पास, सब आइसोलेटेड है आपके पास। तो ये आपके पास जो दिख रहा है ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। यस, ऑल आर सिंपल पोल्स, क्योंकि कोई भी रिपीटेड पोल्स नहीं है। ऑल आर सिंपल पोल्स, ऑल आर सिंपल पोल, सिंपल पोल, सब सिंपल पोल्स। ठीक है, तो 2n+1 π/2 आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स और बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास, सब आइसोलेटेड है, क्योंकि जो सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। तो cos z इक्वल टू 0 पुट कर लिए। सर ये आपके पास है z-1 z-3 का स्क्वायर, और ये आपके पास है। अच्छा, यहाँ से पोल जीरो डायग्राम लेने की जरूरत नहीं थी आपके पास। cos z इक्वल टू 0 आपके पास, तो पोल जीरो डायग्राम क्या बनाएंगे? cos z इक्वल टू 0 तो कोई एक परफेक्ट फॉर्म में तो दिया नहीं आपके पास, कोई परफेक्ट फॉर्म में तो दिया नहीं ना। देखो
कोई रूट्स के फॉर्म में तो दिया नहीं है, बस आपके पास न्यूमरेटर कर दिए। अगर आपको बोलना है कि सर कॉस जेड इक्वल टू जीरो आपके पास आप पुट कर रहे हो और ये पोल्स भी नहीं है सर, तो आप इसको क्या एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोल सकते हो? तो मैं एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोल सकता है, क्योंकि ये रिमूवेबल तो होंगे नहीं और ऊपर से पोल्स भी नहीं है, रूट के फॉर्म में तो है नहीं, बस फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना आपके पास। यस सर, तो आपको बोलना है तो आप बोल भी सकते हो। अब देखो जेड माइनस सी का आपके पास ये पावर है, ये क्या क्या हो गया सही, तो रिपीटेड पोल्स आ रहा है। जेड माइनस टू का क्यूब आपके पास, तो जेड इक्वल टू टू पे आपके पास जो है वो 2,2,2 है, 3 पोल है, और 3 पे सर आपके पास 4 पोल है, तो ऑर्डर 4 है आपके पास रिपीटेड पोल्स। इसका मतलब है कि जेड इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करूं तो फंक्शन इनफाइनाइट आ जाएगा, जेड इक्वल टू 3 पुट करूं तो फंक्शन इनफाइनाइट आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो जेड इक्वल टू 2 आपके पास जो है इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। जेड इक्वल टू 3 जो है इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ये जेड इक्वल टू 2 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, जेड इक्वल टू 3 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये कोई इशू नहीं, क्या इशू होगा आपके पास? रिपीटेड पोल से, बस अगर आप ध्यान से बोलो तो ये रिपीटेड पोल से, ऑर्डर 3 है इसका, रिपीटेड पोल से, ये रिपीटेड पोल से। अगर मैं इसको ऑर्डर डिग्री बोलूँ तो आपके पास ऑर्डर 3 है, इसको ऑर्डर बोलूँ तो इसको ऑर्डर 4 है, द जेड प्लेन। ऐसी जगह पे डिग्री और ऑर्डर बोलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, डिग्री को ऑर्डर बोलो, ऑर्डर को डिग्री बोलो, देयर इज नो इशू। ऐसे वाले एग्जांपल जो बेसिक जो रहते हैं आपके पास, कॉट जेड बाई जेड, कॉट जेड बाई जेड अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर वन पोलेट ओरिजिन, ये एक्स है और आयोटा आपके पास वाई, और मैं बोलूँगा कि सर वन पोलेट ओरिजिन, ये जेड इक्वल टू 0। बट ये एकदम परफेक्ट नहीं होगा। क्यों परफेक्ट नहीं होगा? इसलिए परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड है आपके पास, तो कॉट जेड होता क्या है सर? कॉस जेड होता है डिवाइड बाई साइन जेड होता है अपॉन जेड होता है। बहुत ध्यान से देखा जाए तो कॉस जेड डिवाइड बाई जेड साइन जेड आ गया। पता आप कैसे फंक्शंस की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? तो एक तो जेड इक्वल टू 0 पे होगी, जेड इक्वल टू 0 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू कॉस 0 तो 1 होता है, तो 1/0, 1 अपॉन 0 इंटू 0, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो जेड इक्वल टू 0 पे होगी, जो साइन जेड में भी आता है आपके पास। जेड की वैल्यू एन पाई पे भी होगी। यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि जेड इक्वल टू 0 जो है वो रिपीटेड पोल से, जेड इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, उसका कोई इशू नहीं है, बट ये रिपीटेड पोल्स है। क्यों रिपीटेड पोल्स कैसे हुआ सर ये? अरे साइन जेड में भी है ना एक्चुअली, ये रिपीटेड पोल्स है, ये रिपीटेड पोल्स है। क्योंकि साइन जेड में क्या क्या होगा सर? साइन जेड में आएगा जेड की वैल्यू एन पाई फॉर एन इक्वल टू कितना 0 +-1 +-2। ये साइन ये जेड में कितना आएगा? जेड इक्वल टू 0, तो 0 तो रिपीट कर गया ना, तो जेड इक्वल टू 0 इज रिपीटेड पोल्स है, ऑर्डर 2 है। बट जेड इक्वल टू एन पाई फॉर एन इक्वल टू 0 मत लिख देना, 0 तो लिख चुके हो, +-1 +-2, ये सब आपके पास, ये सब सिंपल पोल्स है, ये सब सिंपल पोल्स एक एक बार ही आएंगे, सिंपल पोल्स। आइसोलेटेड तो है ही, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तो है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन सिंपल पोल्स है जिसमें एन की वैल्यू +-1 +-0 मत बोलो, क्योंकि 0 यहाँ ले चुके हो, तो 0 दो बार आ गया, एक तो जेड के कारण, एक साइन जेड के कारण। तो आपको क्लियर रहना चाहिए। तो कॉट जेड बाई जेड था आपके पास, तो जस्ट हम फ्रेम किया ऐसा, इतना क्लियर? यस सर। जेड -1 अपॉन जेड स्क्वायर +1 है। इसको बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये है क्या सर? देखो जेड -1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी और a प्लस बी है। ये ध्यान देखा जाए तो पोल जीरो डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा पता? पोल जीरो डायग्राम सर, पोल जीरो डायग्राम अगर मैं बोल रहा हूँ तो पता क्या होगा? पोल जीरो डायग्राम में देयर आर 2 पोल्स, जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू -1। ये अब ध्यान से देखो आपके पास कि सर जेड -1 तो कैंसिल आउट हो रहा है। यस,
इसका मतलब सर z-1 तो कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब z इक्वल टू 1। पता है ये वाला जो है ना वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, और ये सिंपल आपके पास रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, और ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, वो भी आइसोलेटेड लेकिन रिमूवेबल है आपके पास। ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट विथ रिमूवेबल नेचर, ऐसा भी बोल सकते हो, एट z इक्वल टू 1। ये तो तेरा बिहेवियर दोनों का अलग अलग है, वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट से ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, वो भी आइसोलेटेड है लेकिन वो रिमूवेबल है, ये रिमूवेबल नहीं है, क्योंकि देखो z-1 कैंसिल आउट हो सकता है, z-1 कैंसिल आउट न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो सकता है ना, तो ये भी ध्यान रखा जाए कि अगर ये कैंसिल आउट हो सकता है तो आप बोल सकते हैं देयर आर टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स, और यहां वाले पे ये रिमूवेबल है और ये रिमूवेबल नहीं है, बोथ आर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, छोटी छोटी बातें बस देखते जाना आपको। अब साइन 1/z-2 है, अब ऐसी चीज़ एकदम से क्लिक नहीं करेगी, ऐसी चीज़ें थोड़ी टफ लग सकती है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आपको ज़्यादा लगेगा सर z इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, z इक्वल टू 2 पुट करने से सर साइन 1/0, 1/0 कितना होता है, इन्फाइनाइट सर, तो साइन इन्फाइनाइट आ जाएगा। साइन इन्फाइनाइट क्या होगा सर, कुछ नहीं पता, वही तो बोल रहा हूँ, अटक गया, डिस्कशन एंड। हाँ, थोड़ा अगर आप स्मार्टली अगर हैंडल करते, कैसे स्मार्टली हैंडल करते कि सर साइन x का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये होता है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। ये सर नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा तब टेलर सीरीज पढ़ाऊंगा नहीं, राज थोड़ा सा कहीं का यूज कर लिया तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना आप। तो अगर मैं बोलूं कि साइन 1/z-2 क्या होगा, तो ये x आपके पास पूरा 1/z-2 है, तो x मतलब कितना हो गया 1/z-2 माइनस 1/z-2 का क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/z-2 की पावर 5 इंटू 1/5 फैक्टोरियल, ये अप टू इन्फिनिट, ये इतना आपके पास हुआ। देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या है f ऑफ z, ये देखो f ऑफ z है। अब मेरे को बताओ z इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है सर, z इक्वल टू 2 पे तो सर इस फंक्शन की वैल्यू 1/0 करोगे सर तो इन्फाइनाइट आ जा रही है, बिल्कुल इन्फाइनाइट आ जा रही। देखो यस सर, z इक्वल टू पे देखो ना इन्फाइनाइट आ जा रहा है आपके पास, यस सर। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर पॉइंट तो है, लेकिन ध्यान से देखा जाए आपके पास क्या है, पोल है, नहीं सर, क्या पोल है, z इक्वल टू 2 इज पोल, z इक्वल टू 2 इज नॉट पोल, इज नॉट पोल। अच्छा, इज नॉट पोल बट सिंगुलर पॉइंट तो है, z इक्वल टू 2 सिंगुलर पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो आपके पास पोल ना हो या रिमूवेबल ना हो, मतलब पोल तो है नहीं आपके पास, इसका मतलब इसको आप बोल सकते हो कि z इक्वल टू 2 इज इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, तो z इक्वल टू 2 इज इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, आप ऐसा बोल सकते हो। सिंगुलर पॉइंट तो है, z इक्वल टू 2 पे डिफाइन का है फंक्शन, बट क्या ये पोल है, तो नहीं है आपके पास, पोल नहीं है। तो ऐसे पोल, ऐसा आपके पास z की वैल्यू जिसपे फंक्शन एनालिटिक ना हो, मतलब फंक्शन डिफाइंड ना हो, बट वो पोल भी ना हो, तो उसको बोलते हैं इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक, तो इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 2 हो गया। सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज लिख दिया टेलर सीरीज के स्टाइल में, ये टेलर सीरीज है आपके पास, नेक्स्ट क्लास में जब डील करेंगे तो आप देखेंगे ये टेलर सीरीज होता है ये। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। कॉट पाई बाई जेड, अब कॉट पाई बाई जेड को अगर मेरे को हैंडल करना है तो कॉट पाई बाई जेड क्या होगा सर, कॉस पाई बाई जेड डिवाइड बाई साइन पाई बाई जेड। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इफ साइन पाई बाई जेड इक्वल टू 0, इफ साइन पाई बाई जेड इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू इन्फाइनाइट, बिल्कुल सच बात है। साइन पाई बाई जेड इक्वल टू 0 कब होगा, जब पाई बाई जेड की वैल्यू एन पाई के बराबर होगी, बिल्कुल ये बात भी सच है। ग्रीन कलर से दोनों पाई कैंसिल आउट कर लेता हूं तो एन की वैल्यू कितना हो गया सर 1/z। पता है क्या होता था, क्या होता था ये सर, क्या होता था, अरे यार ये तुमको पता है ना क्या होता था, कि z इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि मैं जब n की वैल्यू टूवर्ड्स इन्फाइनाइट करता था, n टूवर्ड्स इन्फाइनाइट होता था तो z टूवर्ड्स 0 होता था, तो पोल ओरिजिन पे आ जाता था।
और उसके नेबरहुड में तो एनालिटिक नहीं होगा। तो जब भी n की वैल्यू 1/z और साइन का फॉर्मेट हो तो ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होता है। हम डील भी कर रहे थे n इक्वल टू 1/z से, तो एक एग्जांपल ले लिया। अब एफ ऑफ जेड इक्वल टू आपके पास, यहां मैं बोल दूं इस जगह पर दिख रहा है आपके पास, इफ cos z माइनस साइन जेड इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू इन्फाइनाइट, देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू इन्फाइनाइट। अगर ये 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर साइन जेड इक्वल टू कॉस जेड, साइन जेड इक्वल टू कॉस जेड से डिवाइड किया तो कितना हो गया, टेन जेड इक्वल टू 0। तो फिर जेड की वैल्यू कितनी आएगी, टेन जेड इक्वल टू 1 यार, 0 कैसे लिख दिया, टेन जेड इक्वल टू 1। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी सर, जेड के लिए π/4 आएगी, ये तो सही है, लेकिन जनरलाइज क्या होगा, जब जेड के लिए π/4 बोलते हैं तो जनरलाइज क्या होगा सर, जेड की वैल्यू n π/4 होगा, या जेड की वैल्यू 2n + 1 π/4 होगा, या जेड की वैल्यू 4n + 1 π/4 होगा। ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। n π/4 नहीं हो सकता आपके पास, क्योंकि टेन जेड की वैल्यू आपके पास होना चाहिए, और आपको पता है कि n के लिए 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 10π थोड़ी आपके पास 1 होता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये मन में लगता है कि ये हो सकता है करके ऑड मल्टीपल सा π/4, नहीं, n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 3π/4 होगा, और 3π/4 में साइन 135 और कॉस 135 सेम नहीं होता है, साइन 135 और कॉस 135 सेम नहीं होता, साइन 135 1/√2 होता है, कॉस 135 माइनस 1/√2 होता है। मगर थोड़ा सा आप अगर उस तरीके से मैथ्स जानते हो खूब तो 2n + 1 π/4 इज आल्सो रॉन्ग, मतलब करेक्ट आंसर इज दिस। तो जेड के लिए 4n + 1 π/4, मतलब π/4 पे होगा, n = 0 के लिए, n = 1 के लिए 5π/4 होगा, 225, साइन 225 और कॉस 225 सेम होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जेड की वैल्यू होता है 4n + 1 π/4। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो फिर tan z = 1 ही आएगा, और जब ये 1 आएगा तो ये दोनों बराबर आएंगे, और फिर एफ जेड के लिए इन्फाइनाइट आएगी, दिस वन। और ये आपके पास जो होगा n की वैल्यू फॉर n = 4, n = 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। और ये आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, बिल्कुल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये तो इस टाइप की कुछ कुछ चीजें आपके पास, तो मैथ्स से बस मैथ्स ही मैथ्स कर रहा है, ऐसा कोई बहुत कंसेप्चुअल नहीं है, बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए, इसलिए अपन मैथ्स कर रहे हैं कि बेसिक बातों का कितना आपको आइडिया हो पाता है, तो उस आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब गेट 2009 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, गेट 2009 IIT रुड़की का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 97 है आपके पास। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जब से पढ़ाना चालू किया 97 क्वेश्चन में पहुंच गए। एक एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1/z² + 1 है, जो सिंगुलरिटी सेट, कहाँ पे सिंगुलरिटीज। अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि सिंगुलरिटीज कहाँ पे है, तो मेरे को तो पता है यार कि z² + 1 = 0 पुट करूंगा, और अगर ऐसा पुट करूंगा इसका मतलब एफ जेड की वैल्यू कितना आएगा, इन्फाइनाइट आएगा, यही मतलब होता है। और ये एनालिटिक नहीं होगा, तो z² + 1 मतलब क्या हुआ, z² = -1, तो z की वैल्यू कितना हो गया, ± आयोटा। तो इसका मतलब है ± आयोटा जो होगी आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को फिगर बनाना है तो ये फिगर बन गया यार, क्या इशू है, x और ये आयोटा y, और ये आपके पास है जेड प्लेन, दिस वन इज द जेड प्लेन। अच्छा, मेरे पास वैल्यू क्या क्या है, मेरे पास वैल्यू आया जेड की वैल्यू आयोटा, तो ये z = आपके पास आयोटा आया, एक कितना है z = -आयोटा है, ये इधर सिंपल पुल। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है ये, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ये। तो सिंगुलरिटीज कहाँ पे, z = +i पे और z = -i पे, तो डी आंसर, इट्स वेरी सिंपल। और सिंगुलर पॉइंट वो होते हैं जिस पर एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है, तो देख के भी आंसर पता था, बट फिर भी मेरा काम है, नोट्स अच्छे से आप बना रहे होंगे तो पूरे कॉपी में फिगर बनाते जाओ, ये तो देख के बता देते z² + 1 = 0, z की वैल्यू +i, ये तो आपको ही पता था। इसका तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ये तो बात कर रहा है। और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तो एनालिटिक तो होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। गेट 2007 IIT कानपुर, जब भी IIT कानपुर की बात आती है तो बड़ा आपको ध्यान देना है, z = 0 क्या है आपको दिख रहा है कि सर sin z/z³ है, अगर sin z/z³ है तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो देयर आर 3 पोल्स, देयर आर 3 पोल्स एट ओरिजिन। तो कोई भी आपके पास जब बोलेगा तो आपके पास 3 पोल्स बोलेगा, z = 0 0 0, ये तो कितने पोल्स हो गए आपके पास, 3 पोल्स।
3 पोल्स, तो आपके पास जो सिंगुलरिटी, क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर द फंक्शन साइन जेड बाई जेड क्यूब ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड द पॉइंट जेड इक्वल टू 0 ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो कोई बोलेगा पोल ऑफ ऑर्डर 3, तो कोई भी ऐसा बोलेगा कि पोल ऑफ ऑर्डर 3, बट ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया क्योंकि बहुत नॉर्मल है गलत होना। एक्चुअली साइन जेड बाई जेड क्यूब है, तो ये आपके पास 3 पोल्स कोई बोलेगा, लेकिन साइन जेड बाई जेड है। अगर आपको ये पहला चीज, तो अगर आपको ये टेलर सीरीज अगर आपका पता होता तो कितना होता साइन जेड का, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये ऐसा करके चलते जाता है। डिवाइड बाई कितना है सर, जेड क्यूब है। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा जेड क्यूब, तो पहला कितना हो गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो गया, माइनस ये जेड क्यूब से डिवाइड किया आपके पास तो कितना हो गया 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया, फिर कितना हो गया जेड स्क्वायर आ गया आपके पास डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ऐसा करके चल रहा है। तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर आपके पास दिख रहा है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू। इसका मतलब देयर आर 2 पोल्स है। तो एक्चुअली आपके पास कितने पोल्स है पता है? 2 पोल्स एट ओरिजिन है। 2 पोल्स एट ओरिजिन है, पता आपको सर? 3 थे, नहीं एक चला गया। 2 पोल्स एट ओरिजिन है, 2 पोल्स एट ओरिजिन है दिस वन। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर एफ जेड, जब भी इसलिए एग्जाम वाले जब फ्रेम करते हैं तो इस बात का ध्यान देते हैं कि साइन जेड अपॉन जेड क्यूब है, और आपका फेवरेट पार्ट होना चाहिए साइन जेड बाई जेड, दिस वन साइन जेड बाई जेड, ये इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ये आपके पास जो जेड इक्वल टू 0 है ना, इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स ये, और ये जेड इक्वल टू जो 0 यहाँ पे जेड इक्वल टू 0,0 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, और ये नॉट रिमूवेबल, कोई बात ही नहीं है। तो नॉट रिमूवेबल, नॉट रिमूवेबल, तो ओनली 2 पोल्स आर नॉट रिमूवेबल। ये तो रिमूवेबल है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि साइन जेड बाई जेड की वैल्यू तो जब जेड इक्वल टू 0 पुट करते हैं आपके पास तब तो 1 ही हो जाता है। इसका मतलब है आपके पास कि एक्चुअली अगर मैं ध्यान से देखा जाए तो देयर आर 2 पोल्स एट ओरिजिन जो रिमूव नहीं हो सकते। ये देयर आर 2 पोल्स जेड इक्वल टू 0,0, ये तो 2 पोल्स एट ओरिजिन है आपके पास। तो पोल्स ऑफ ऑर्डर 2, और बोला ना पॉइंट जेड इक्वल 0, पोल्स ऑफ ऑर्डर 2, द करेक्ट आंसर इज पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉट पोल्स ऑफ ऑर्डर 3, द 2 पोल्स एट ओरिजिन। देखो तो ऐसे थॉट गलत क्यों जाते हैं? अच्छा, अगर ये कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब होता, तो अगर ये कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब होता तब तो कोई इशू नहीं होता। अगर सोचो कि अगर ये होता एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब होता, कॉस जेड अपॉन जेड क्यूब होता तो क्या होता? फिर तो आपके पास द पॉइंट एट जेड इक्वल टू 0, एट जेड इक्वल टू 0 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होता, और कितने होते हैं आपके पास? 3 पोल्स होते, 3 पोल्स होते, कोई बात ही नहीं है। ऑर्डर 3 आपके पास हो जाता है, पोल्स ऑफ ऑर्डर 3, कोई बात ही नहीं, क्योंकि कॉस जेड है। कॉस जेड के साथ तो कोई फॉर्म बनता नहीं, जेड इक्वल टू 0 पे कॉस जेड की वैल्यू तो आपके पास वैसे ही 1 होता, तो 1 अपॉन 0 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 पोल्स हो जाता है। साइन जेड के कारण बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। चाहे आप सीरीज लिखो, अच्छा यहाँ पे अगर मैं कॉस जेड में सीरीज लिखूंगा, अगर इवन पावर होता है कॉस जेड में, तो भी जेड क्यूब आपके पास 3 पोल सेट ओरिजिन ही दिखाएगा, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया एक पोल, तो जब भी साइन जेड के साथ कोई पोल सेट ओरिजिन आपके पास आ रहा तो कैंसिल आउट होगा। अगर सिर्फ जेड होता तो एक भी पोल नहीं होता एट ओरिजिन, नो पोल सेट ओरिजिन, तो आपके पास नॉट ए सिंगुलरिटी आपके पास ये हो जाता, आपके पास ऑर्डर 1 होता ही नहीं आपके पास, नॉट ए सिंगुलरिटी। आप ये बोल सकते थे कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, तो मैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोल देता साइन जेड बाई जेड को। ठीक है, इस टाइप की चीजें होती रहेगी एग्जाम में। ये 2016 का क्वेश्चन है, IISc बेंगलोर का क्वेश्चन है, और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 99 में। बोला था फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड स्क्वायर प्लस 4 इज ए सिंगुलर रेट। तो इसमें कुछ रखा है कि नहीं सर? जेड स्क्वायर प्लस, अगर मैं 0 पुट कर दूं 0, देन एफ जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फाइनाइट, इसमें कोई बात ही नहीं है। जब आप बोल ही दे रहे हैं कि जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? -4, जेड की वैल्यू कितना हो गया? प्लस माइनस 2 आयोटा, ये प्लस माइनस 2 आयोटा। आंसर भी आ गया होगा, ढूंढ लोगे तो मिल भी जाएगा, तो कोई आंसर का इशू नहीं था। अगर मैं रूट्स की बात करूं तो मैं रूट्स बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है कि अच्छे से पूरी बातों को रख देना। एक्स है, आयोटा वाई है, आप लोगों से इतना सिंपल क्वेश्चन आता है भाई, आपको बस पढ़ के जाना है बस। ये 2 आयोटा है आपके पास, और ये -2 आयोटा है, तो जेड प्लेन, देयर आर 2 पोल्स। ये सिंगुलरिटी है आपके पास, क्योंकि इसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। 2019 का IIT मद्रास का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन मॉड जेड इक्वल टू 1। बोला कि कौन सा जो फंक्शन होगा आपके पास एनालिटिक हो इन द रीजन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1। फिर आपके पास पूरे फंक्शन दिए थे। अब देखो आपके पास अगर एनालिटिक बोला आपके पास और मॉड जेड, आपके पास ऑप्शन ऐसा दिया। अगर मैं बोलूँ कि मॉड जेड आपके पास अगर लिखा है, अगर मैं ध्यान से बोलूँ कि देखो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 बोला, इसका मतलब क्या होता है? मॉड जेड इक्वल टू 1 क्या होता है सर? यूनिट सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना होगा? 1 होगा। यूनिटी रेडियस का आपके पास एक सर्कल बना लो, ये जी बन गया। पता है पॉइंट क्या होगा? 1,0। यस सर। ये कितना होगा सर? 0,1। ये कितना होगा? -1,0। ये कितना होगा सर? 0,-1। ऐसे करके 4 पॉइंट्स बन गए। ये होता है आपके पास, ये दिया आपके पास। वो बोला कि मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है सर? मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 इसका मतलब है कि ये जो पूरा रीजन इसके अंदर में ये दिस वन, ये बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन। इस रीजन में आपके पास एनालिटिक होगा, इस रीजन में। ये मेरे पास डेफिनेशन है, इस रीजन में एनालिटिक होगा, यही बोला आपके पास, इस रीजन में। अब सोचो कि एक फंक्शन है आपके पास और जो रीजन है आपके पास, वो अगर कोई रीजन, कोई कंटूर डिफाइंड है, इसका मतलब है कि कोई पोल्स इसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पोल्स इसके अंदर, इस रीजन के अंदर अगर पोल्स डिफाइंड है तब तो उस जगह पे इन्फाइनाइट ही होगा। इस जगह पे अगर आपके पास कोई पोल्स आ गया आपके पास इस जगह पे, तो इन्फाइनाइट ही होने वाला है। इसका मतलब है मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। जैसे अब आपके पास मेरे को पोल्स ही देखना है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को अगर देखना है कि यार देखो पहले ऑप्शन में जेड इक्वल टू आपके पास, तो इसमें पोल्स की वैल्यू कितनी है? अगर मैं बोलूँ कि जेड प्लस J.5 इक्वल टू 0 है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? -J0.5। ये इनसाइड द सर्कल है, ये इनसाइड द सर्कल है ना, इनसाइड द सर्कल। यस सर, इनसाइड द सर्कल है। अब इनसाइड द सर्कल है तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट्स होगा, ये अगर आप एफ ऑफ जेड की जगह -0.5 पुट करोगे, -J0.5 पुट करोगे, तो इन्फाइनाइट नहीं आएगा, फंक्शन आएगा सर। तो ये फंक्शन तो एनालिटिक हो गया, -J0.5 पे इन्फाइनाइट आ रहा है, ये फंक्शन इन्फाइनाइट हो गया आपके पास। इसका मतलब, और ये जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है। बोला था कौन कौन से फंक्शन होंगे जो एनालिटिक होंगे इन द रीजन, इस रीजन के अंदर एनालिटिक होंगे। तो पहले तो मैं पोल की वैल्यू पुट किया कि भाई इस पोल पे इन्फाइनाइट होगा। ये पोल की पोजीशन का है, ये पोल जो है इनसाइड द सर्कल है। यहाँ पे सर ये देखो आपके पास जेड -0.5, जे लिखो चाहे आई लिखो, आयोटा लिखो, जेड इक्वल टू J.5 आएगा। अब मेरे को बताओ ये सब एफ ऑफ जेड है? यस सर, ये एफ ऑफ जेड है, ये सब एफ ऑफ जेड है। अब मेरे को बताओ कि अब इस फंक्शन की वैल्यू J.5 पे कितना होगा? इनफाइनाइट सर, बिल्कुल। अब ये इनफाइनाइट तो आ गया, अब इस पॉइंट पे तो एनालिटिक नहीं होगा, बट ये पॉइंट कहां पे? जेड इक्वल टू J0.5 इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल है, और इनसाइड द सर्कल इसका मतलब है इस पे ये एनालिटिक आपके पास नहीं हो सकता। ये पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल है और इस पॉइंट पे एनालिटिक है भी नहीं। जेड इक्वल टू 2 एफ ऑफ जेड, जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। पोल कहां पे आ रहा है सर? पोल तो -2 पे आ रहा है। इस फंक्शन की वैल्यू -2 पे कितना होगा सर? -2 पे इनफाइनाइट होगा। इसका क्या मतलब है कि जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू -2 पे जेड इक्वल टू जो -2 है, एट जेड इक्वल टू -2 एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। हाँ, हमेशा पोल पे एनालिटिक थोड़ी होता है, इज नॉट एनालिटिक। पोल पे तो एनालिटिक होने से कोई भी जगह पे, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो बी पे हो, चाहे वो सी पे हो, नॉट एनालिटिक। बट मैं बोल रहा हूँ जेड इक्वल टू -2 इज आउटसाइड फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1। इसके बाहर है तो जेड इक्वल टू -2। सोचो। यस सर। अब देखो आपके पास ये क्या है? ये एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड में जेड इक्वल टू 0 आपके पास ये आ रहा है पोल। इसका मतलब जेड इक्वल टू 0 पे कितना आएगा सर? इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब है कि एट जेड इक्वल टू 0 फंक्शन आपके पास एनालिटिक होगा कि नहीं? एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, यही मतलब हुआ, इज नॉट एनालिटिक। पहले बार ए और बी में भी लिख सकते हैं ऐसा पूरा, इज नॉट एनालिटिक। और जेड इक्वल टू 0 क्या है? जेड इक्वल टू 0 इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो मैं बोल रहा हूँ हर एक पोल पे आपके पास फंक्शन एनालिटिक होता ही नहीं है, हर एक पोल पे फंक्शन एनालिटिक होता ही नहीं है। बट बात क्या होती है, हर फंक्शन पे आपके पास होता ही नहीं। और ये फिगर जो है आपके पास, ये फिगर जो दिख रहा है,
मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1। ये जेड प्लेन है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन में जेड इक्वल टू -2 एक आ रहा है, जेड इक्वल टू -2 कहाँ पे आएगा, जेड इक्वल टू अगर ये 1 है, ये जेड इक्वल टू -2 यहाँ पे आएगा ये, और जेड इक्वल टू 0 ये ओरिजिन पे आएगा एक पोल, जेड इक्वल टू 0 ये कहाँ पे आएगा, जेड इक्वल टू सर -0.5 और +0.5, तो एक आपके पास आ जाएगा 1 है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास j.5 इमेजनरी वैल्यू है ना, और ये -0.5 है, और ये सब पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। अच्छा, इस जगह पे तो फंक्शन की वैल्यू इन्फाइनाइट ही होती है। अगर मैं बोलूँ कि इस जगह पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू -2 पे कितना होगा, इन्फाइनाइट होगा। इस जगह पे कितना होगा आपके पास, एफ ऑफ जेड की वैल्यू 0 पे, इन्फाइनाइट होगा। सर डिफरेंस क्या है, पोल्स पे तो भाई फंक्शन एनालिटिक होता ही नहीं ना। हाँ सर, तो सर क्वेश्चन में जो बोला है, हाँ ये एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू जो भी पोल होगा उस जगह पे वो एनालिटिक नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये बाकी के जो 3 पॉइंट्स है वो इनसाइड द सर्कल है। आपको बोला है कि एनालिटिक होना चाहिए। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या लिखा था, देखो ध्यान से क्या लिखा था कि ये जो फंक्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एनालिटिक इन द रीजन, एनालिटिक इन द रीजन है तो मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 में यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है, इस जगह पे ये वाला फंक्शन एनालिटिक है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस रीजन, क्योंकि आप इसमें से कोई भी पॉइंट पुट कर लो ये फंक्शन कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। इसका मतलब है दिस फंक्शन, ये दिस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइनाइट ही आएगी, इनफाइनाइट आने का तो सवाल ही नहीं होता, कोई भी पॉइंट पुट कर लो, ये दिस वन। इस जगह पे ये एनालिटिक नहीं है, इवन -1.5 पुट करोगे तो भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। इस पूरे रीजन में तो आपके पास इनफाइनाइट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हमको ये क्लियर रहना चाहिए कि यार ये आपके पास एक पॉइंट दिया। अच्छा, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कैसे हो सकता है, अगर आपको क्लियर ना हो, आपको बातें क्लियर ना हो, स्टेटमेंट हो, कभी कभी तो क्या होता है ऑड करते हैं आपके पास, क्या बोलते हैं आपके पास कि एक ऐसा ऑप्शन हटा लो जो बाकी से अलग लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना आप कई बार। तो ठीक है, वो एक पॉइंट कभी कभी आपकी ज़िंदगी में काम भी आ जाता है। जैसे इस ऑप्शन में सिर्फ आपको लग रहा होगा कि सर यही ऑप्शन है सर जो थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, बाकी सब तो अंदर दिख रहे थे, तो ये भी आपके पास ऑड वाले ऑप्शंस को आपको हटाना बोल देते कभी कभी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, समझाने के बाद ऐसा कर रहा हूँ। ये रीजन था आपके पास, ये नहीं, यस सर, आई थिंक आपको समझ तो पूरा आ गया होगा। मेरे को आंसर नहीं चाहिए था कि सर आंसर ये होगा, क्योंकि आपको लगा कि ये सर ये डिफरेंट ऑप्शन है, सर इसको आउट करते, सही बात भी थी, आंसर सही था वो आपका, लेकिन पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। हर एक पोल पे तो फंक्शन एनालिटिक होगा नहीं, लेकिन ये जो पोल है आउटसाइड द यूनिट रेडियस है, इसलिए इस रीजन में तो एनालिटिक होगा दिस फंक्शन। तो आंसर क्या था आपके पास, ये तो आंसर क्या था आपके पास, दिस वन, दी आंसर। द गुड क्वेश्चन, बेसिक है बट गुड क्वेश्चन, कल आपको आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम। अब गेट 2013 में एक क्वेश्चन आया था आईआईटी बॉम्बे का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। बोला क्वेश्चन नंबर 101 पे पहुंच गया अपन। द कॉम्प्लेक्स फंक्शन tan हाइपरबोलिक s इज एनालिटिक ओवर ए रीजन। बोला है कि tan हाइपरबोलिक s लिखा है, इज एनालिटिक ओवर ए रीजन ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स s प्लेन। ये इफ द फॉलोइंग इज ट्रू एवरीवेयर इन द रीजन फॉर ऑल इंटीजर, ऐसा करके लिखा है, tan हाइपरबोलिक s लिखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, एक फंक्शन दिया है f ऑफ s, एक फंक्शन लिखा है f ऑफ s tan हाइपरबोलिक, ऐसे लिखा था tan हाइपरबोलिक s। ये पता है एस प्लेन क्या होता है, एस प्लेन क्या होता है, एस प्लेन ये होता है सिग्मा और ये जे ओमेगा, तो एस प्लेन इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब जेड को आप एस लिख सकते हो क्या, हाँ, एस होता है क्या है, एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जैसे जेड होता है एक्स प्लस आई बटा वाई। इसका मतलब है कि जैसे आपके पास एक एस जो है आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप जिस कंसेप्ट में जो आप एफ ऑफ एस बोल रहे हो वो एफ ऑफ जेड आप tan हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हो, tan हाइपरबोलिक जेड। इसका मतलब है कि जो एस है आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपके पास जेड प्लेन होता है वैसे एस प्लेन।
इसका मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं कि टेन एस आ गया सर, हम तो सर पढ़ते थे सर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सर, उसमें जेड तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता था सर, ये तो टेन एस आ गया सर, एस प्लेन तो हम नहीं पढ़ते थे। कुछ नहीं, ये सेम चीज है, प्लेन ही तो है बस, रियल और इमेजनरी। तो जैसे टेन एस लिखा है आपके पास एफ ऑफ एस, वैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक जेड। अब टेन हाइपरबोलिक जेड में अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना, या फिर मैं इसको भी बोल सकता हूं, इसको भी लिख सकता था मैं, टेन हाइपरबोलिक जेड कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड। अब मेरे को बताओ कि एनालिटिक आपके पास नहीं होगा तो उसके लिए एफ ऑफ जेड इनफाइनाइट होना चाहिए, कॉस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू जीरो होना चाहिए। इफ लिखूं, यस सर, इफ cos hyperbolic z equal to 0, then f of z is equal to infinite। इसका मतलब है कि if cos hyperbolic s equal to 0, अगर s लिखता तो then f of s is infinite। इसका क्या मतलब, नॉट एनालिटिक, यस सर, नॉट एनालिटिक। अगर मेरे को एनालिटिक नहीं चाहिए तो मेरे पास ये होना चाहिए, बट ये कब आएगा, ये कब आएगा सर, जब z की वैल्यू 2n+1, ये तो सब पढ़ा चुका हूं मैं, पाई बाई 2, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, आयोटा आएगा सर, बिल्कुल सही। चलो पढ़ाने का फायदा कुछ तो है। फॉर n इक्वल टू 0 +-1 +-2 अप टू इन्फाइनाइट, ये z की वैल्यू, या फिर s की वैल्यू भी ये लिख सकते हो आप, z लिखो, यहां अगर ये लिखता तो क्या लिखता, s लिख देता, कोई चेंज थोड़ी है इससे। अब ध्यान रखना कि अगर एनालिटिक नहीं होता तो फिर मेरे पास s की ये वैल्यू होना चाहिए, इसकी इस वैल्यू पे ये इसकी वैल्यू जीरो होगी और फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी और ये एनालिटिक नहीं होगा ये। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है एनालिटिक होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, इज एनालिटिक होना चाहिए और रीजन ऑफ द इमेजनरी एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब ये एनालिटिक होना चाहिए, पता है कहाँ पे, ये इमेजनरी एक्सिस पे एनालिटिक होना चाहिए। क्वेश्चन में कंडीशन लिखा है, क्या लिखा है आपके पास कि एनालिटिक होना चाहिए। ये अगर मैं ये एस प्लेन बना दूं, एस प्लेन या जेड प्लेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिग्मा हो जाएगा, जे ओमेगा हो जाएगा, या जेड प्लेन लिखता तो फिर एक्स और आयोटा वाई लिखता। इसमें बोला है कि इस जगह पे एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक, एनालिटिक, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एनालिटिक होना चाहिए ऑन द इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, अब मेरे को पता है कि एनालिटिक होना चाहिए तो फिर कोई भी रीजन हो, एनालिटिक में आपके पास तो किसी भी रीजन पे आपके पास एनालिटिक आपके पास ना होने की कंडीशन पता है। एनालिटिक ना होने की कंडीशंस क्या है, अगर मैं बोलूँ एनालिटिक ना होने की कंडीशंस क्या है, बोले ये होना चाहिए, तो फिर एनालिटिक होने की कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर ये जीरो ना हो तो सर, जीरो ना हो तो फिर तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अगर मैं नॉट एनालिटिक की कंडीशन ये है तो एनालिटिक की कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर एनालिटिक क्या होना चाहिए सर, s की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 आयोटा, ये आपके पास होना चाहिए। रीजन s की वैल्यू एनी वैल्यू, s मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट क्वेश्चन में गिवन क्या है ये, अब क्वेश्चन में गिवन ये है कि भैया हमारा जो फंक्शन है टेन हाइपरबोलिक एस, वो इस इमेजनरी एक्सिस पे आपके पास एनालिटिक है, इमेजनरी एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इस इमेजनरी एक्सिस में रियल वैल्यू कितनी होती है, रियल वैल्यू जीरो, मतलब सिग्मा इक्वल टू जीरो। अगर सिग्मा जीरो तो एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो एस की वैल्यू कितना हो गया, जे ओमेगा ऑन इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस ऑन इमेजनरी एक्सिस। तो इमेजनरी एक्सिस पे एनालिटिक बोला था, तो एस की वैल्यू क्या होगी सर, एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास जे ओमेगा, ये, तो जे ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और आयोटा। अच्छा, आयोटा और जे एक ही बात होती है, अरे आयोटा और जे तो एक ही बात होती है, यस सर। तो पता ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा नॉट इक्वल टू आ गया 2n+1 पाई बाई 2। ओमेगा को क्या बोलते हैं अपन सॉरी, ओमेगा को क्या बोलते हैं सर, ओमेगा को इमेजनरी वैल्यू बोलते हैं।
अगर एस की वैल्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा है, रियल वैल्यू ऑफ एस को क्या बोलेंगे सर? रियल वैल्यू ऑफ एस को सिग्मा बोलेंगे। अच्छा, इमेजनरी वैल्यू ऑफ एस को क्या बोलेंगे सर? जे ओमेगा। अरे भैया इमेजनरी वैल्यू बोल रहा हूं मैं, इसकी इमेजनरी वैल्यू, नॉट जे ओमेगा, ओमेगा नॉट जे ओमेगा। तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं सर? इमेजनरी वैल्यू ऑफ एस लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर मेरे को ये नहीं बोलता कि इमेजनरी पे एनालिटिक है, तब तो फिर मेरा एस ही होता, फिर मैं इमेजनरी वैल्यू नहीं लिखता, क्योंकि इस एक्सिस पे रियल जीरो है, इसलिए इमेजनरी एक्सिस हुआ, ओमेगा हुआ, और इमेजनरी वैल्यू ऑफ एस होता है, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस जगह पे आपका एनालिटिक हो जाएगा। अगर ये बोलता है कि पूरे इंटायर रीजन पे आपके पास एनालिटिक है एक्सेप्ट दिस, अभी तो मेरे को बोला था सिर्फ इसी एक्सिस पे एनालिटिक है, इसलिए मैं रियल वैल्यू को जीरो पुट कर दिया। इसलिए मेरा जो आंसर था, इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसको थोड़ा एनालिटिक क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये आंसर हो गया इमेजनरी वैल्यू ऑफ एस। इज वेरी गुड क्वेश्चन, इज वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्लिक क्यों नहीं करते? क्योंकि आप इतने अच्छे से फंक्शन को नहीं समझते होंगे। इसलिए मैथमेटिक्स में कई बार हम सोचते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, कभी सोचते कुछ पढ़ रहे नहीं, आपका फंक्शन में कमांड होना चाहिए। अगर आप 10 हाइपरबोलिक से डरते नहीं हो तो इट्स वेरी इजी। अगर आप 10 हाइपरबोलिक देख के ही डर गए, ऊपर से जेड भी नहीं दिख रहा आपको, एस दिख रहा, फिर कुछ कुछ लिखा है, फिर आप डर गए कि क्या क्या लिखा है करके, फिर आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे, आप इतना नहीं कर पा रहे हो कि एफ ऑफ एस को एफ ऑफ जेड लिख सको, इतना दम नहीं है आपका। या फिर आप 10 हाइपरबोलिक जानते ही नहीं हो कि कॉस हाइपरबोलिक जीरो होना चाहिए आपके पास, और इसकी कंडीशंस क्या होती है। अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो फिर ये क्वेश्चन तो आपके लिए टफ हो गया। ओके, ये 2005 आईआईटी बॉम्बे के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन क्या लिखा था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 102 पे पहुंच गया। बोला लेट जेड क्यूब इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट लिखा, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नॉट इक्वल टू जीरो। बोला जेड एक कॉम्प्लेक्स है बट नॉट इक्वल टू जीरो, और जेड क्यूब इक्वल टू जेड बार, और बोला कि देन जेड इज ए सॉल्यूशन ऑफ, जो जेड होगा वो सॉल्यूशंस होगा इनका, इसका सॉल्यूशंस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्लिक नहीं करते। अगेन ये समझ नहीं आता कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है। जेड क्यूब इक्वल टू जेड बार लिखा है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बोला जेड जीरो नहीं है, और बोला कि जेड इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इसका क्या सॉल्यूशन आपके पास होगा। अब देखो जेड क्यूब अगर आपके पास जेड बार लिखा आपके पास, तो जल्दी से क्लिक नहीं होती चीजें, बहुत ज्यादा आपके पास आप करोगे तो एक्स प्लस आयोटा, ये आप क्या करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब करोगे, और जेड बार है तो एक्स माइनस आयोटा वाई कर दोगे बस। इसको आप कैलकुलेट भी अगर करोगे ना, तो ये कंपेयर आपके पास, क्योंकि आप करोगे क्या, आपको सॉल्यूशन निकालना है ना, सॉल्यूशन निकालना है। तो कई बार आप ऐसी चीजें जब जीरो स्टार्ट करते हो तो ऐसे ही करते हैं आपकी, ये जेड क्यूब मतलब ये हुआ, फिर आप दोनों साइड कंपेयर कर लो, फिर आप परेशान होंगे आपके पास, और ये कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा और आंसर टफ होगा, आंसर आपके पास आसान नहीं होगा। मैं कर चुका हूं। अच्छा, ये स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि दुनिया का हर क्वेश्चन कभी भी आए और कभी भी हैंडल हो जाए, बट हम अपनी पुरानी बातों को ही बात कर सकते हैं। अब नई बातें, कोई बहुत टफ बातें आ गई 2027, 2028, 2029 में, तो हर 2-3 साल में कुछ एक आधी क्वेश्चन किसी एक का टॉपिक से तो आ जाता, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, तो इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। जितने लोग भी में से पढ़ रहे होंगे, सब तो ऐसा होगा नहीं कि पूरी दुनिया को हिला देंगे। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, और क्वेश्चन सिर्फ 5 क्वेश्चन का पेपर तो है नहीं, पूरा 65 क्वेश्चन का पेपर है अगर गेट का पेपर दे रहे हो तो हमेशा इतना रिलैक्स रहना चाहिए माइंड में। अब देखो जेड क्यूब इक्वल टू जेड बार है, अगर थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से सोचा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो जेड क्यूब इक्वल टू जेड बार, स्मार्ट अगर सोचा जाए, स्मार्ट अप्रोच की बात की जाए, स्मार्ट अप्रोच की बात की जाए कि क्या आपके पास कौन सा नंबर है जेड क्यूब इक्वल टू जेड बार, तो आपको लगेगा कि यार जेड इक्वल टू, अगर मैं आयोटा ले लूँ तो आयोटा का क्यूब करूंगा और कॉन्जुगेट करूंगा। आयोटा का क्यूब कितना होता है सर? आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब माइनस आयोटा। अच्छा ये जेड क्यूब हो गया। मेरे को बताओ जेड कॉन्जुगेट कितना होता है? जेड कॉन्जुगेट से माइनस आयोटा, तो जेड क्यूब इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट आ रहा है कि नहीं? हाँ सर ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब है जेड की वैल्यू आई हो सकता है, मतलब आयोटा हो सकती है जेड की वैल्यू। क्या सर ट्रू आ रहा है? जेड की इक्वल टू जेड, और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा भी था, इमेजनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली। सर कॉम्प्लेक्स कैसे है सर? तो इमेजनरी, यार इमेजनरी में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही इमेजनरी आता है, सिर्फ रियल को हम कॉम्प्लेक्स बोलना थोड़ा अवॉइड करते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजनरी तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सर इसका मतलब तो सर जेड इक्वल टू सर माइनस आयोटा होता तो भी आंसर आता, बिल्कुल, क्यों नहीं आता? माइनस आयोटा कर लो तो भी आ जाएगा, माइनस आयोटा का क्यूब कर लो और कॉन्जुगेट कर लो तो प्लस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा का क्यूब करोगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, वो भी सेटिस्फाइड करेगा।
तो अगर मैं बोल रहा हूं कि z इक्वल टू आयोटा आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब पता है आपके पास, z इक्वल टू आयोटा ले लो माइनस आयोटा ले लो, ये जो z क्यूब इक्वल टू जो z बार था ये ट्रू है इसके लिए। अब मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शंस क्या है, ध्यान देना और भी बातें करेंगे। ऑप्शन से जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर मैं जेड स्क्वायर करूं तो जेड स्क्वायर इक्वल टू जो 1 है वो आपके पास ट्रू होगा क्या? आई का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। आयोटा का स्क्वायर 1 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या लिखा है सर? बी ऑप्शन में लिखा है सर क्या, जेड क्यूब इक्वल टू 1। जेड क्यूब इक्वल टू 1 आप करोगे तो आएगा क्या? नहीं सर। आयोटा का अगर मैं क्यूब करूंगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ये भी गलत हुआ। यस सर, ये भी गलत हुआ। सी ऑप्शन लिखता हूं मैं। सी ऑप्शन में क्या है सर? जेड की पावर 4 इक्वल टू 1 है, जेड की पावर 4 इक्वल टू 1 है। सी ऑप्शन जेड की पावर 4 इक्वल टू 1 है। सर आयोटा की पावर 4 करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस आयोटा की पावर 4 करो तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो सही आ रहा है। डी ऑप्शन क्या लिखा है सर? डी ऑप्शन लिखा है जेड की पावर 9। जेड की पावर 9 अगर मैं आयोटा की पावर जेड की पावर 9 इक्वल टू आयोटा का पावर जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 तो 1 हो गया। अगर आयोटा की पावर 4 4 हो गया, आयोटा की पावर 8 मतलब 1, आयोटा बच जाएगा। ये भी नहीं आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी स्मार्ट अप्रोच आपका काम आ जाता, तो आंसर सी आ रहा है। इसका तब आप माइनस आयोटा के लिए भी सेटिस्फाइड करते तो भी यही सी ऑप्शन आता है। तो जेड की पावर 4 इक्वल टू 1 इज द आंसर। कोई बोल सकता है कि सर मजा नहीं आया, मतलब बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इतने जल्दी क्लिक नहीं करते। तो एक स्मार्ट अप्रोच की बात आई कि यार ये इसको कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये जो सॉल्यूशन है जेड का इसके लिए जो सेटिस्फाइड कर रहा हो। ठीक, किसी को लगता है कि सर मैथमेटिकल अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाए तो बड़ा आसान नहीं होता। मैं पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि हर चीज ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जल्दी जल्दी क्लिक करे। और कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप जितने भी गेट एस्पिरेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, गेट के लिए खूब पढ़ते होंगे। सब ब्रांच को है भी नहीं, कुछ ब्रांचेस को नहीं भी है। अब आपके पास ये है, अगर मैं बोल दूं कि सर मैं जेड का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, जेड का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ जेड क्यूब में, इधर भी जेड का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा सर? जेड की पावर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये कितना हो जाएगा सर? जेड इंटू जेड बार कितना होता है सर? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, जेड इंटू जेड बार। फिर अब एनालिटिकल अप्रोच में आप आ गए सर। अगर मैं दोनों साइड अगर मॉड लगा दूं तो मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर में फिर से मॉड लगा दो तो सर इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, ये तो सेम रहा। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ही हो गया, तो क्योंकि ये तो पहले से पॉजिटिव वैल्यू था, मॉड लगाने के बाद तो वही रहेगा। जेड की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ये मॉड ऑफ जेड की पावर 4, ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये तो गुड मैथ्स। जेड की पावर 4 है भाई, कोई भी नंबर, मॉड ऑफ जेड करो पावर 4 करोगे सेम आएगा। अच्छा इधर लेके आ जाओ आप, मॉड जेड की पावर 4 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर, ये मॉड जेड का स्क्वायर आपके पास कॉमन निकालो, मॉड जेड का स्क्वायर आप कॉमन निकालो तो कितना आ गया? मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता है, आपको बोला भी था आपके पास कि 0 नहीं हो सकता, जेड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये गिवन भी है आपके पास कि नॉट 0। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अब तो होना ही पड़ेगा इसको 0, ये तो ट्रू हो गया एक्चुअली। तो मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पता है मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई? मॉड जेड का स्क्वायर आपके पास 1 है, मॉड वैल्यू आपके पास तो 1 ही आएगा। ये इसको 1 का स्क्वायर लिख लो ना, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लो यार। ये कर लिए, तो मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 1 क्या होता है पता है आपके पास? मॉड जेड इक्वल टू 1 होता है एक सर्कल, ये मॉड जेड इक्वल टू 1, ये मॉड जेड इक्वल टू 1, ये 1 कॉमा 0, ये माइनस 1 कॉमा 0, ये 0 कॉमा 1, ये 0 कॉमा माइनस 1। पता है जेड की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है यहाँ पे? 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये ऑल वैल्यूज। इसका मतलब जेड इक्वल टू 1 भी ट्रू है, जेड इक्वल टू माइनस 1 भी ट्रू है, जेड इक्वल टू आयोटा भी ट्रू है, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा भी ट्रू है। बट क्वेश्चन में गिवन था कि जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इस वाले को नहीं लेते। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था? जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड
द कॉम्प्लेक्स नंबर। जब z कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था तो फिर मैं इस साइड मूव करूंगा, इस साइड मूव करूंगा, ये तो अब आपके पास जो हो गया, अगर आपको आंसर लेना है तो z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, फिर आप ऑप्शन से मैच कर लो। ये तो बहुत सारी बात हो सकती है। अब एनालिटिकल अप्रोच हुआ और फिर इतना मॉड वर्ड आप यूज नहीं करते। आईआईटी वाले जो लोग पढ़ते, आईआईटी जेडब्ल्यू वाले लोग बहुत यूज करते हैं मॉड, और ये मॉडुलस की बातें बहुत करते हैं, ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर उनको रहता है आईआईटी में, तो वो बहुत यूज करते हैं। लेकिन हम गेट एस्पिरेंट वाले लोग इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, क्योंकि इतना सारा टेक्निकल पढ़ना होता है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ते हम लोग कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़े पढ़े, मतलब मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ठीक, तो कभी कभी अगर कुछ ऐसी बातें हो गई जो आउट ऑफ द आपके थॉट से ऊपर जा रही, तो आप लेफ्ट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको क्लिक कर जाए हर चीज़ें। हमें ये बताया कि आप ज़्यादा ज़्यादा यही सोच सकते हैं। गेट एस्पिरेंट एक नॉर्मल तरीके से सोचता हो तो यही सोचता हो, और फिर यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता, और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। एग्जाम में रहता तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। स्मार्ट अप्रोच की ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा, तो मैं बोला थोड़ा सा सोच सकते थे कि किसको सेटिस्फाइड कर रहा। अगर आप ये सोच पाते, मान लेते, तो फिर आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे। और फिर एनालिटिकल अप्रोच तो थोड़ा टफ होता है कि फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता हो, फिर थोड़ा ज़्यादा यूज कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 2008 आईआईएससी बेंगलोर का आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन 103। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन बनने का सवाल बहुत ही कम है कि ऐसे क्वेश्चन बन जाए। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। साइन जेड इक्वल टू 10 है, ऐसे क्वेश्चन बनने का सवाल बहुत ही कम पैदा होता है कि इसके रूट्स क्या होंगे। साइन जेड इक्वल टू 10 और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप सोचोगे कि सर साइन जेड और जेड को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं तो एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आपके पास सोचोगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कर दो आपके पास, तो ये चलते जाएगा आपके पास और बिग कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे आप। आपको ध्यान रखना है कि साइन जेड है, और थॉट क्या हो सकता है, साइन जेड इक्वल टू 10 है, तो साइन जेड इक्वल टू अगर मेरे पास 10 है, ये तो बिग कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास, तो अवॉइड करो आपके पास, अवॉइड और लेफ्ट अवॉइड करो तो छोड़ दो। ठीक, साइन जेड इक्वल टू कितना है, तो साइन जेड इक्वल टू जो है वो 10 है। साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, ई रेस पावर आई जेड माइनस ई रेस पावर माइनस आई जेड डिवाइड बाई 2 आयोटा इज दैट 10। लिखिए अपन, देखो जरा ध्यान से। यस सर, तो ई रेस पावर आई जेड हो गया माइनस ई रेस पावर माइनस आई जेड हो गया, 2i का मल्टीप्लाई किए तो 20 आयोटा आ गया। ई रेस पावर आई जेड का मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ई रेस पावर 2 आई जेड हो गया माइनस 1 हो गया, और 20 आयोटा इंटू ई रेस पावर आई जेड हो गया। सब में मल्टीप्लाई कर दी ई रेस पावर आई जेड को। अब मैं बोल रहा हूँ थॉट क्या ले सकते हो पता है, कि ई रेस पावर आई जेड को मैं मान लिया कोई वैल्यू p मान लिया, कोई भी मान लो यार, x मान लो चलेगा, p मान लिया तो कितना हो गया सर, ये पी स्क्वायर हो गया -1 हो गया, और ये 20 आयोटा p हो गया। ठीक है, चलो कुछ भी ले लो आप, ये पी स्क्वायर माइनस 20 आयोटा p और -1 इक्वल टू 0। चेक करना जरा। यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, रूट्स कैसे निकालते थे, माइनस बी ऐसे निकालते थे ना, एक्स इक्वल टू जब रूट्स निकालते थे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो p इक्वल टू, देखते जाना बस ध्यान से, p इक्वल टू माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आई प्लस माइनस बी स्क्वायर किया तो कितना हो गया 20 माइनस 20 आई का स्क्वायर, तो 400 आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, -400 आ गया पता आपको, और -4ac कर दिया तो -4ac, तो -4ac कर दिया, -4 पहले से था तो +4 हो गया डिवाइड बाई 2a तो 2 हो गया। p की वैल्यू 20 आयोटा प्लस माइनस ये कितना हो गया 396 आ रहा है, 396 डिवाइड बाई 2 ये इतना आ रहा आपके पास। ठीक है, अब 390, अब कैलकुलेटर यूज करना तो 396 आपके पास वो कर लो, 396 आपके पास जो है वो ले लो आप।
या तो अंडर रूट निकाल लो, उसके बाद कैलकुलेट कर लो, या तो फिर आपके पास ना ये 20 आयोटा है, ये आपके पास कॉमन आ जाएगा 36 इंटू 11 करने से आ रहा है क्या आपके पास 36 इंटू 11, 36 इंटू 11 करने से, हाँ 36 इंटू 11 से आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 20 आयोटा प्लस माइनस 6 बार अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए एक जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक अपन की है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है, यहाँ मैं ध्यान से जब देख रहा था बाद में तो मेरे को दिखा कि यार ये जो माइनस था तो ये माइनस आना चाहिए था, माइनस धोखे से नहीं लिखे थे अपन, वही मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ किए थे। -396 था, वो माइनस था तो फिर ये आपके पास आयोटा आ जाएगा तो फिर ये भी आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं पी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पता आपके पास क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू देखो 20, तो ये आ गया आपके पास 10 आई प्लस माइनस ये आयोटा आ गया, आयोटा 3 अंडर रूट 11। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास आयोटा कॉमन आ गया 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 11, ये पी की वैल्यू क्या था, ई रेस पावर आई जेड था, ये आपके पास आयोटा आ गया 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 11 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट अपने भी कर रहे तो सिर्फ 20 लॉग ले लो तो आई जेड इक्वल टू कितना आ गया, आई जेड इक्वल टू आ गया ln आयोटा प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस ln, ये एक रियल नंबर है 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 11। अब देखो ln आई की वैल्यू कितना होगा, ln आयोटा की वैल्यू, ln आयोटा की वैल्यू कितना होगा, ई रेस पावर आयोटा पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस आई आयोटा साइन पाई बाई 2, तो आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब पता आयोटा पाई बाई 2 वैल्यू आ गई इसकी। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मैथ्स आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये आपके पास पता कितना आ गया, आयोटा पाई बाई 2 प्लस ln 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 11, ये ठीक है, ये आई जेड की वैल्यू आ गई। अगर मैं ऐसे डिवाइड कर लूँ तो जेड की वैल्यू कितना आ रहा है सर, जेड इक्वल टू आ रहा है पाई बाई 2, आई कैंसिल आउट हो गया, और माइनस आयोटा क्योंकि डिवाइड किया है माइनस आयोटा ln 10 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 11, ऐसे आ रहा है, चेक करो। यस, अगर एक बार प्लस लूंगा तो z1 इक्वल टू आ गया आपके पास पाई बाई 2 माइनस आयोटा ln 10 प्लस 3 अंडर रूट 11, एक ये रूट्स आएगा, z2 कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस आयोटा ln 10 माइनस 3 अंडर रूट 11। बताओ आपके पास क्या आ गया, रूट्स, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गया, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहा है आपके पास। कैलकुलेट अपन इसलिए नहीं किया क्योंकि नीड नहीं थी, हमको सिर्फ पूछा था रूट्स आपके पास कैसे होंगे, तो नो रियल एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, दिस वन। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन था जो कि नहीं ना बनने वाला क्वेश्चन था, तुरंत क्लिक नहीं करता कि आप इतना मैथ सॉल्व कर सकेंगे करके। तो साइन जेड इक्वल टू था आपके पास, ये सॉल्व किए, फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात की, एक जगह मिस्टेक कर दिए थे, माइनस लिखना था तो माइनस कर लिया अपन बाद में, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं था। फिर मैं ये आयोटा लिखने वाला पार्ट बड़ा अच्छा था कि आयोटा को क्या लिख सकते आई को, तो आई को लिख सकते ई रेस पावर आयोटा पाई बाई 2, क्योंकि कॉस 90 प्लस आई साइन 90, साइन 91 होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो आयोटा आ जाएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये ln से कैंसिल आउट हुआ तो ln आयोटा की वैल्यू आयोटा पाई बाई 2 हो गया, देखो ध्यान से कैसे आया। उसके बाद तो सिंपल था, फिर ये आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया और आयोटा से डिवाइड किया तो 1 बाई आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो इसलिए माइनस आ गया। तो 2 कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आ रहा है, द गुड। तो ये आपके पास बहुत गुड था आपके पास, ये बहुत ही वैसे लोग दिया होगा जिनको बहुत बेहतरीन मैथ्स होगा। और ये क्वेश्चन जो आया था आपके पास, ये क्वेश्चन भी बहुत पहले आया था, आई थिंक ये क्वेश्चन कब 2010 कब आया था क्वेश्चन, 2008 में आया था, जब कैलकुलेटर भी आपके पास अलाउ होता था, मतलब आपका प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर जो होता था। अब तो वर्चुअल कैलकुलेटर होता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते, बट फिर भी रूट्स का बिहेवियर पूछे थे, तो इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो कंप्लीट किया मैं, तो इसके साथ ही सिंगुलरिटी वाली बात किया, थोड़ी सी रूट्स की बात किया, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ रख लिया। तो मैं जितना टफ क्वेश्चन है उनको भी ले रहा हूँ। जब भी मैं एक चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जितनी भी टफ चीज़ है उससे एक थॉट बनता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, उससे थॉट बनता है। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, तो आपके सोचने का दायरा नज़रिया बढ़ते जाता है, और हमको अपना दायरा बढ़ाते जाना है। जब आप दायरा बढ़ाते हैं, क्योंकि एक इंसान
कितना भी पढ़ ले, मतलब वो जितना भी पढ़ ले उसको रोका जा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि टेक्निकल दुनिया है, बट फिर भी हमको अपना दायरा जितना ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहिए कि हमारा कंफर्ट कोई ब्रेक ना कर सके। ठीक है, तो अब इसके बाद हम और भी टेलर सीरीज के बारे में बात करूंगा। इसके बाद वाले लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में टेलर सीरीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर टेलर सीरीज के बाद टेलर लॉरेंट सीरीज पढ़ाऊंगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आने ही वाला हूँ अब मैं, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।